हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। चलिए, आई होप यू ऑल आर गुड और आप सभी बहुत सही से अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है ना। इस पूरी सीरीज के अंदर हमने चैप्टर नंबर 17 लास्ट क्लास में किया था, जो कि क्या था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1, है ना, जिसमें हमने बात की थी कि हमने ट्रेडिंग बनाया था, पीएनएल बनाया था, हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था और हमने क्या बनाया था, बैलेंस शीट बनाया था। तो ये तीन चीजें हमने क्या की थी, वहां पे बनानी सीखी थी, करेक्ट। आज क्या करेंगे हम, आज क्या करेंगे, ये भी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये चैप्टर भी कौन सा है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, है ना जी। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये क्या है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें क्या करनी रहेंगी, एडजस्ट करनी रहेंगी अपने ट्रेडिंग में, पीएनएल में और बैलेंस शीट में। क्यों एडजस्टमेंट करना है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं आगे। देखिए, तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 18। तो एडजस्टमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। तो नीड ऑफ एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भाई क्या जरूरत पड़ गई आपको एडजस्टमेंट करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब ट्रेडिंग में, पीएनएल में और बैलेंस शीट में। ठीक है, तो एक चीज बताइए, पहले आप मुझे बताना, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। एक बात बताइए आप लोग मुझे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहता हूं कि अकाउंटिंग ईयर मेरा चल रहा है 2000, मैं इसको इधर ले चलता हूँ, एक मिनट, है ना। एक मिनट, वर्किंग नोट पे चलते हैं, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017। दिस इज व्हाट, दिस इज माय फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कोई बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ले रखी है, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बिल्डिंग ही जो है रेंट पे ले रखी है, ठीक है। और इस बिल्डिंग का जो रेंट जाता है ना, रेंट एनुअल बता रहा हूं मैं, ठीक है। एनुअल, एनुअल रेंट जो है वो इस बिल्डिंग का है, मान लीजिए 24,000 रुपए। कितना रेंट है जी, या 2,40,000 कर लीजिए, ठीक है। 2,40,000 क्या है, मेरा एनुअल रेंट है इस बिल्डिंग का। अब क्या होता है, मैंने क्या किया, मैंने जो रेंट एक्चुअली में पे किया ना इस साल, रेंट, ये तो मेरा क्या है, रेंट बनता है इतना, दिस इज माय रेंट ड्यू। लेकिन मैंने रेंट पे कितना किया है, रेंट पेड फॉर करंट ईयर, इस साल के लिए जो मैंने रेंट पे किया 2016-17 के लिए, वो मैंने सिर्फ अभी 2 लाख रुपए पे किया है। कितना रेंट पे किया मैंने अभी तक, सिर्फ 2 लाख रुपए। तो मुझे बताइए, आपके रेंट का जो बैलेंस होगा वो कितना दिया होगा, ऑब्वियसली कितना दिया होगा, 2 लाख रुपए दिया होगा, ठीक है जी। रेंट आपने जो पे किया तो टू कैश के नाम से, टू कैश, और रेंट आपने कितना पे किया होगा, 2 लाख रुपए, ये आपका रेंट अकाउंट रहा होगा, ठीक है। तो रेंट का हमारा बाय बैलेंस क्या आ गया जी, कैरी डाउन, कितना, 2 लाख रुपए। और आपने क्या किया होगा, इस बैलेंस को फिर आप कहाँ लेके गए होंगे, ट्रायल बैलेंस में, है ना। ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं तो मैंने बताया, अगर बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड में आती है तो मैंने क्या बोला था, वो डेबिट का बैलेंस होता है, क्योंकि रेंट क्या है, एक्सपेंस है आपका, है ना। तो डेबिट का बैलेंस होगा ये। तो ये हमारी मेरी डेबिट साइड है, ये क्या है मेरा ट्रायल बैलेंस, क्या है जी, मेरा ट्रायल बैलेंस है। तो ये डेबिट साइड है मेरी, ये क्रेडिट साइड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, रेंट कितना है, रेंट का मेरा डेबिट बैलेंस कितना है जी, 2 लाख रुपए। लेकिन मुझे बताइए, क्या इस पर्टिकुलर ईयर में मेरा रेंट सिर्फ 2 लाख रुपए था, कितना था, रेंट मेरा जो बनता है करंट ईयर से जो बिलोंग करता है वो कितना है, 2,40,000। लेकिन मैंने यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 लाख। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, हमें ट्रायल बैलेंस ही तो गिवन होता है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना बोला है रेंट आपको, कि आपने रेंट पे किया है 2 लाख रुपए। लेकिन वास्तव में मेरा रेंट बनता कितना है इस साल का, 2,40,000 रुपए। कहीं ना कहीं नीचे फिर आपको ट्रायल बैलेंस के साथ साथ अब क्या दे देगा, अब आपको एडजस्टमेंट भी दे देगा। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा कि रेंट आउटस्टैंडिंग, क्या बोलेगा जी, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2 लाख, सॉरी 40,000, कितना है आउटस्टैंडिंग, कितना है अभी तक, अरे भाई आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है मेरा, 40,000। कैसे निकाला मैंने, करंट ईयर का रेंट बनता है 2,40,000, मैंने पे किया है 2 लाख, तो भाई मेरा 40,000 अभी भी बकाया है कि नहीं है। और क्या ये 40,000 करंट ईयर से बिलोंग करता है, यस करता है। तो कोई भी ऐसी आइटम, चाहे वो इनकम है चाहे वो एक्सपेंस है, अगर वो करंट ईयर से क्या करती है,
बिलोंग करती है, बेशक से आपने उसको पे किया है या नहीं किया है, या कोई ऐसी इनकम है जो करंट ईयर से बिलोंग करती है, तो इट डजंट मैटर वेदर यू हैव रिसीव्ड दैट इनकम और नॉट. इफ इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, इट विल बी रिटन डाउन इन दी trading and P&L account. ठीक है. If this is an income, then it will be written on the credit side, or if this is an expense, it will be written on the debit side of the P&L account. Correct? मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैटर क्या करता है, that particular expense or that particular income, it must belongs to the करंट ईयर. अगर वो करंट ईयर से बिलोंग करती है तो ये मैटर ही नहीं करता है कि वेदर यू हैव पेड दैट एक्सपेंस और नॉट, और वेदर यू हैव रिसीव्ड दैट इनकम और नॉट. इफ इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, इट विल बी नोटेड डाउन इनटू द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमने क्या देखा कि हमने क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं. कैसे करते हैं? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि आपका वो पर्टिकुलर खर्चा या इनकम वो करंट ईयर में हो गई है ना, अगर, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इनकम आपको मिल जाए तभी आप उसको मानेंगे इस साल की इनकम. नहीं, आपकी वो इनकम अराइज हो गई, एक्रूड हो गई, आपने कमा ली, मिली या नहीं मिली है वो बात की बात है. कमा ली ना इस साल में, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर के इनका P&L अकाउंट में इनकम साइड में आपका आएगा. जैसे मान लीजिए मैंने आपको पूरे साल जो है वो पढ़ाया, ठीक है, पूरे साल की मेरी फीस बनती है 1,20,000 रुपए, और आपने मुझे सिर्फ 1,00,000 रुपए दिया है, तो मैं क्या अपनी इनकम साइड में 1,00,000 लिखूं बस? नहीं. कितना लिखूंगा? 1,00,000 प्लस 20,000 प्लस कर दूंगा, उसमें क्या लिखूंगा, उसको एक्रूड इनकम. मतलब ये जो फीस है एक्रूड फीस, मतलब ये वो फीस है जो मैं कमा चुका हूं लेकिन मुझे मिली नहीं है, लेकिन वो कमा तो चुके हो ना आप, तो वो क्या मान ली जाएगी, आपकी इस साल की इनकम मान ली जाएगी. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसी कोई एक्सपेंस जो जिसका बेनिफिट आप करंट ईयर में ले चुके हो, तो बेशक से आपने उसका पेमेंट किया है या नहीं किया है, वो खर्चा आप इसका इस साल का हो गया है, तो आपको क्या करना है, वो करंट ईयर के अंदर P&L अकाउंट में आपको क्या करना है, उसको अकोमोडेट करना है, उसको आपको लिखना है. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए हम क्या बोलते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या होंगी, करंट ईयर से बिलोंग करती होंगी, लेकिन आपने उसको नहीं लिखा होगा करंट ईयर में, आपने सिर्फ उतना लिखा होगा जितना आपने रिसीव या पे किया. कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनकी पेमेंट करंट ईयर में पूरी होनी चाहिए थी, आपने पूरी नहीं की, कुछ की है, तो बची हुई भी इस साल से बिलोंग करती है, तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा. ऐसे ही कुछ खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने क्या किया है, 2 साल का करंट ईयर में पे कर दिया. जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने क्या किया, पहले मैं 1 मिनट इसको बता देता हूँ इसका क्या करेंगे. तो ये एडजस्टमेंट है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि भाई 40,000 जो है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. तो मैं जब अपना P&L अकाउंट बनाऊंगा ना, जब मैं क्या बनाऊंगा, अपना P&L अकाउंट बनाऊंगा, तो ये P&L मेरी डेबिट साइड और ये मेरी क्रेडिट साइड. तो रेंट क्या होता है, मेरा एक्सपेंस. तो मैं यहाँ पे रेंट जब लिखूंगा ना, पहले तो मैं लिखूंगा ट्रायल बैलेंस से उठाऊंगा, कितना है ट्रायल बैलेंस से, कितना है मेरा रेंट, 2,00,000 रुपए. 2,00,000 रुपए प्लस कर दूंगा इसमें क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना, 40,000 रुपए. तो कितना लिखा जाएगा मेरा, 2,02,40 के 2,40,000 लिखा जाएगा. बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है यहां तक? अब क्या ये रेंट आउटस्टैंडिंग सिर्फ यहीं पे आएगा? ये तो आपने बता दिया कि मेरा करंट ईयर का रेंट का खर्चा 2,00,000 नहीं था, कितना था, 2,40,000 रुपए था. तो क्या 40,000 अभी भी आपकी लाइबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई. 40,000 आपने पे किया है कि नहीं किया? अभी नहीं पे किया ना, नहीं पे किया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर लाइबिलिटी. और लाइबिलिटी है तो ये यहां तो जाएगी जाएगी, यहां तो जाएगी जाएगी. एट द सेम टाइम ये कहां पे क्रेडिट होगी, आपकी लाइबिलिटी साइड में लिख दी जाएगी, किसमें, बैलेंस शीट के अंदर. तो बैलेंस शीट में आप इसको कहां लिखोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से करंट लाइबिलिटी में लिख दोगे 40,000 रुपए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेबिट. एक बात तो हमें ये समझ में आ गई, एक बात तो ये समझ में आ गई कि एडजस्टमेंट एंट्री जो भी होगी हमारी, उसका इफेक्ट किसी एक जगह पे नहीं जाएगा, उसका इफेक्ट 2 या 2 से ज्यादा जगह पे क्या हो सकता है, जा सकता है. मतलब कोई भी आइटम अगर एडजस्टमेंट में आपको दी हुई है, तो उसका इफेक्ट सिर्फ एक जगह नहीं होगा, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं इंडिया में. तो उसका इम्पैक्ट अगर एक जगह डेबिट है, तो दूसरी जगह जरूर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो एक कोई भी एडजस्टमेंट अगर हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसका इम्पैक्ट हमारा सिर्फ एक जगह नहीं होगा, कितनी जगह होगा, कम से कम 2 जगह होगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, वेरी नाइस. चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा था कि मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो साल का जाता है. मेरा जो साल का इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है ना, मान लीजिए वो जाता है, इसको मैं रफ कर दूं, 1 मिनट मैं इसको, चलिए रफ नहीं कर रहे हैं, रुक जाइए, यहाँ पे बता दे रहा हूँ. मेरा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, मान लीजिए मेरा करंट ईयर कौन सा चल रहा है, करंट ईयर चल रहा है मेरा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31
मार्च 2021 तक। ठीक है जी, 31 मार्च 2021 तक। अब क्या हुआ, मेरा जो इंश्योरेंस प्रीमियम बन रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, खर्चा होता है ना। ठीक है, जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो उसकी किस्त जो प्रीमियम जाता है ना। तो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो ईयरली कितना है, ईयरली जो है इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा वो है 40,000 रुपए मान लीजिए। कितना है, 40,000 रुपए। ठीक है जी, 40,000 रुपए। अब अब क्या हुआ जी, मैंने लेकिन इंश्योरेंस जो पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन करंट ईयर। लेकिन मैंने करंट ईयर में जो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ना, वो पता है कितना पे किया, 60,000 पे कर दिया। एक बात बताओ भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम करंट ईयर का बनता कितना है मेरा, 60,000 रुपए बनता है कि 40,000 बनता है, करंट ईयर से कितना बिलोंग करता है, 40,000 ना कि 60,000। हालांकि आपने पे कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन क्या वो करंट ईयर का एक्सपेंस है 40-60,000 कि सिर्फ 40,000 करंट ईयर का एक्सपेंस है, ऑब्वियसली सिर्फ 40,000 है। आपने जो एक्स्ट्रा पे कर दिया है, कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया आपने, 60,000 बनता आपका बनता था 40, आपने पे कर दिया 60। तो आपका जो 20,000 है ना, ये कैसा एक्सपेंस है, दिस इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। कैसा एक्सपेंस है ये, प्रीपेड एक्सपेंस है। मतलब ऐसा खर्चा जो आपने क्या कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया है, जो कि होना चाहिए था नेक्स्ट ईयर में, लेकिन आपने कहां पे कर दिया उसको, करंट ईयर में आपने उसको पे कर दिया। तो मुझे बताइए कि हम P&L और ट्रेडिंग के अंदर कौन सी आइटम्स लिखते हैं, जो करंट ईयर से बिलोंग करती है वो लिखते हैं, या सारी लिख देते हैं, प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर वाली भी लिख देते हैं। सिर्फ कौन सी लिखते हैं, जो करंट ईयर से बिलोंग करता है। तो हमारे P&L अकाउंट में ये खर्चा है, बिल्कुल है जी। एडवर्टीजमेंट की ये हमारा इंश्योरेंस क्या है, खर्चा है। तो हमारे P&L अकाउंट में खर्चा क्या होता है जी, डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई, मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम तो मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा टू, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना लिख दिया मैंने, 60,000। लेकिन क्या मेरा 60,000 है इस साल का खर्चा, नहीं है। कितना है जी, सिर्फ 40 है। तो यानी कि मेरा बाहर जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 40। तो इसका मतलब जो है, आप उसको क्या कर दोगे, जो आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस, कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया आपने, 20,000 रुपए। इसका मतलब क्या है, आपका जो है करंट ईयर से बिलोंग करता है सिर्फ 40,000। तो आपका P&L अकाउंट में कितना जाएगा, सिर्फ 40,000 रुपए जाएगा, ना कि 60,000 जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट ईयर से बिलोंग सिर्फ 40 करता है। तो बाकी का 20,000 का सर क्या करेंगे, तो 20,000 रुपए के जो आपके हैं, जो 20,000 का आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है ना। माइनस हुआ है ना, माइनस हुआ है तो इसका मतलब क्रेडिट हुआ है, क्योंकि ये तो डेबिट साइड है। अगर डेबिट साइड में आप कोई चीज माइनस करते हो तो इसका मतलब वो क्या हो रही है, यहाँ पे माइनस करने का मतलब वो कम कर दिया आपने। अब यहाँ पे तो गई, क्या और भी कहीं जाएगी, यस और भी कहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, आपने जो खर्चा एडवांस में पे कर दिया, तो भाई नेक्स्ट ईयर के लिए वो आपकी एसेट बन, इस साल आपकी वो क्या बन गई, एसेट, एसेट बनी कि नहीं बनी। मैंने आपको 60,000 की 40,000 की जगह 60,000 दे दिया, तो 20,000 मेरा आपके ऊपर एडवांस है ना। तो अगर प्रीपेड कोई एक्सपेंस है, कोई खर्चा आपने एडवांस में अगर पे कर दिया, तो वो आपकी क्या बनती है, एसेट बनती है। क्या बनती है, तो करंट ईयर में वो आपकी क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। और एसेट कहलाएगी तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर वो कौन सी साइड में जाएगी, एसेट साइड में जाएगी। ठीक है, प्रीपेड के नाम से। कितना, 20,000, 20 के, 20 के। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, 20 के। तो हमने देखा था, अगर कोई खर्चा ऐसा है जो बकाया है तो वो लाइबिलिटी होती है, नहीं आउटस्टैंडिंग, तो लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। और कोई अगर खर्चा ऐसा है जो आपने एडवांस में पे कर दिया है, तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, करंट ईयर में एसेट हो जाती है, तो उसको हम एसेट साइड में लिख देते हैं। ठीक है जी, मुझे लगता है यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर आ गई है समझ, अभी आप देखेंगे कि आपको आगे की बात भी जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, एक सेकंड है, इरेजर का साइज छोटा है, एक सेकंड है। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया है ना, तो अब हम थोड़ा सा थ्योरी को अगर पढ़ेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर हमें समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि थ्योरी इज नथिंग, अकाउंट के अंदर कुछ थ्योरी नहीं होता है। अकाउंट के अंदर न्यूमेरिकल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, थ्योरी करते हैं। और न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, जो थ्योरी का मतलब क्या है, जो हमने न्यूमेरिकल में हम जो कर रहे हैं वही चीज हमें क्या लिख देनी होती है, थ्योरी की फॉर्म में लिख देनी होती है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा विजिबिलिटी में इसकी कम वो कर दूं, बढ़ा दूं। चलिए जी, क्लियर है, बात समझ में आ गई आप लोग को, क्लियर हो गया जी यहाँ तक, चले आगे।
अब देखते हैं थ्योरी अपनी क्या कहती है। चलिए पढ़ते हैं। अब आप पढ़ेंगे ना, आप थोड़ा बेटर समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। क्या जरूरत है एडजस्टमेंट करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जरूरत तो हमने समझ ली भाई क्या जरूरत है ना, क्योंकि कोई ऐसी चीज है जो लेफ्ट आउट रह गई है करंट ईयर की, लेकिन हमने लिखी नहीं है तो उसको लिखना है। कोई ऐसी चीज है जो नेक्स्ट ईयर की है, इस साल में डाल दिया, तो उसको क्या करना है, हटाना है। तो कुछ एक्सक्लूड करना है, कुछ इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वो चाहिए जो करंट ईयर से बिलोंग करता है। इट डजेंट मैटर कि आपको वो इनकम मिली है कि नहीं मिली है, इट डजेंट मैटर आपने वो खर्चा पे किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड आइटम लिखने हैं, नेक्स्ट ईयर को क्या कर देना है, प्रीवियस ईयर को हटा देना है। चलिए देखते हैं। तो इट नीड्स टू बी इंश्योर्ड, ये हमें इंश्योर करने की जरूरत है क्या, कि ऐसी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर जो डू नॉट परटेन टू दी सेड अकाउंटिंग पीरियड, डू नॉट परटेन टू दी सेड अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जिस अकाउंटिंग पीरियड में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर वो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की नहीं है तो शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो हमें क्या करना है जी, उसको इंक्लूड नहीं करना है। यही बात अभी मैंने बोली ना आपको, मैंने अभी आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का एग्जांपल दिया। भाई इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा करंट ईयर से बिलोंग करता है सिर्फ 40,000, लेकिन मैंने पे कितना कर दिया, 60,000। क्या 20,000 मेरा करंट ईयर से बिलोंग करता है? नहीं करता है। तो वही कह रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर आइटम का एक्सपेंस या इनकम अगर आपका पर्टेन नहीं करता है करंट ईयर से या पर्टिकुलर सेड ईयर से, जो भी अकाउंटिंग जिसमें अभी हम कर रहे हैं, तो शुड नॉट बी इंक्लूडेड, तो उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, मतलब उसको क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। इसलिए हमने क्या किया था, 60,000 में से हमने 40,000 को क्या कर दिया था, माइनस, तो 20,000 जो था वो हमारा नेक्स्ट ईयर का था, तो उसको हटा दिया था, नहीं किया था इंक्लूड, है ना। इफ सम ऑफ दीज आइटम्स हैव बीन इंक्लूडेड, अगर कोई ऐसी आइटम आपने इंक्लूड कर दी है ट्रायल बैलेंस में, तो दीज मस्ट बी एक्सक्लूडेड, तो उनको भाई आपको क्या करना है, हटाना है। कैसे हटाएंगे, बाय मेकिंग दी नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे हटाएंगे, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करके। उसी तरीके से देयर कैन बी आइटम्स, कुछ ऐसी भी आइटम हो सकती हैं, आइटम मतलब या तो इनकम या एक्सपेंस, जो क्या रह गई हो, लेफ्ट आउट रह गई हो। लेफ्ट आउट मतलब इस साल में हमने उसको लिख ना पाया हो। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मेरा जो रेंट है वो 2,40,000 है, लेकिन मैंने कितना पे किया था, 2 लाख। तो मैंने क्या किया, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 2 लाख लिख दिया। कितना रह गया, 40,000 लेफ्ट आउट रह गया ना, जबकि वो बिलोंग तो करंट ईयर से ही करता है ना, तो वो क्या हो गया, लेफ्ट आउट। तो आर नीडेड टू बी अकाउंटेड फॉर, तो कह रहा है भाई अगर ऐसा कुछ छूट गया है तो उसको क्या करिए, अकाउंट करिए। अकाउंट करिए मतलब बुक के अंदर लिखिए। इसलिए हमने क्या लिखा था, 2 लाख में उस 40,000 को हमने क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था। अगर आप देख पाए तो हमने क्या कर दिया था, उस 2 लाख में उस 40,000 को आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से हमने यहाँ पे ये सॉरी P&L अकाउंट में प्लस कर दिया था। देखिए यहाँ पे ये 40,000 हमने 2 लाख में क्या कर दिया था, प्लस, तो हमारा कितना होता है, हो गया था 240 के हो गया था। ठीक है जी, चलिए गुड। आगे देखिए, तो एडजस्टमेंट एंट्री विल आल्सो बी मेड फॉर देम, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री भी हमें करनी है। तो दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी करेक्ट, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्या निकाल पाए, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल पाए, और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या कर पाए, फाइनेंशियल पोजीशन जो है यानी बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर बिजनेस की प्रेजेंट कर पाए। क्या कर पाए, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ माय बिजनेस। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत इजी था। न्यूमेरिकल के बाद हमें और अच्छे से समझ में आ गया है। आगे देखते हैं, कह रहे एडजस्टमेंट एंड देयर इनकॉर्पोरेशंस। भाई एडजस्टमेंट कैसे करनी है और कहां पे उसको हमें लेके जाना है, उसके बारे में अभी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ऑब्वियसली देखिए, कह रहा है ये भी है, जरूरी है, इंश्योर करना है कि ये एडजस्टमेंट करने के लिए that making adjustment accountant will have to follow the general principle of double entry। अब मैंने आपको बताया था भाई जब एडजस्टमेंट करोगे तो क्या इम्पैक्ट सिर्फ एक ही जगह पे जाएगा, नहीं, इम्पैक्ट आपका कम से कम कितनी जगह जाएगा, 2 जगह जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई आइटम जो इम्पैक्ट डाल रही है वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रही है अगर, तो भाई एक जगह थोड़ी जाएगा उसका इम्पैक्ट, उसका जगह इम्पैक्ट दूसरी जगह भी जाएगा। तो वही कह रहा था, अमाउंट इज टू बी डेबिटेड टू वन अकाउंट, कहीं किसी एक अकाउंट में अगर वो डेबिट होगा तो कहीं दूसरे अकाउंट में क्या होगा, वो क्रेडिट जरूर होगा। तो इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं, दस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द आइटम टू बी एडजस्टेड शुड बी अपीयर एट टू साइड्स और टू प्लेस। तो कह रहा है कोई भी एडजस्टमेंट अगर आप करेंगे तो वो कम से कम कितनी जगह पे दिखेगी आपको, 2 जगह पे दिखेगी। वन रिप्रेजेंटिंग द डेबिट, एक दिखाएगा डेबिट और एक दिखाएगा क्रेडिट। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है।
आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल से थोड़ा सा किया तो हमें क्या लग गया, आइडिया लग गया, तो ये थ्योरी भी हमें अच्छे से समझ में आने लगी है। वेरी गुड। चलिए जी, अब कितनी आइटम है जी, अब टोटल मिला के हम देखेंगे कि हमारे पास 18 से 19 जो है आइटम ऑफ एडजस्टमेंट है। कितनी है टोटल मिला के, हमारे पास 18 से 19 आइटम ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये लास्ट एडजस्टमेंट हमारी है 14। ठीक है, अब 14 जो है ये ओवरऑल है, मतलब इनके अंदर भी कुछ कुछ एडजस्टमेंट अभी भी हैं, तो इसलिए मैं आपको 18 से 19 हालांकि 24 के आसपास वो जाता है। ठीक है नंबर, तो मैंने अभी सिर्फ मेन मेन लिया, अंदर वाली जो डिटेलिंग्स है वो मैं आपको खुद कराऊंगा। ठीक है, चलिए। अब आइटम ऑफ एडजस्टमेंट एंड देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन सी ऐसी आइटम ऑफ एडजस्टमेंट होती है और उनका क्या ट्रीटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसके बारे में एक बार हम क्या करते हैं, बात करते हैं। फटाफट से पहले ये पढ़िए आप, फटाफट से पढ़िए, पढ़िए जल्दी से। क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है एडजस्टमेंट, फटाफट से पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। आपको याद होगा, अगर हमने क्या बनाया था, एक ट्रायल बैलेंस बनाया था, सॉरी ट्रायल बैलेंस कह रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, याद है, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते थे, इधर साइड एक्सपेंसेस लिखते थे और इधर साइड सेल लिखते थे, है ना, बाय सेल। और इधर क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम उसको माइनस करते थे, क्योंकि ये वो माल होता था जो हमारा अनसोल्ड रह गया है। क्या रह गया है, अनसोल्ड रह गया है। तो वही बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो स्टॉक है जो रिमेन अनसोल्ड, मतलब वो माल जो आपका बना तो इस साल, लेकिन क्या वो इस साल सेल हो पाया, नहीं, क्या रह गया है, अनसोल्ड रह गया एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ऑर्डिनरली क्या होता है, दिस डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि इसका इसका कोई दूसरा इंपैक्ट नहीं होता। ये तो बस हम क्या करते हैं, टोटल में से माइनस करने के लिए, माइनस सॉरी, ये चेक करने के लिए हमारा माल सेल कितना हुआ है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, टोटल में से जितना बच गया तो हमें पता चल जाता है, वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्लोजिंग आ जाएगा, सॉरी वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसलिए क्लोजिंग को माइनस कर देता है। तो जनरली ये कहाँ पे अपीयर नहीं होता है, ये आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर नहीं होता है, और ट्रायल बैलेंस में अपीयर ना होने की वजह से ये आपका पीएनएल में और बैलेंस शीट में नहीं जा पाता है। तो जब हमें पता चला कि भाई इसको भी तो डालना है, तो इसलिए क्या होगा, दिस नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब ये ट्रायल बैलेंस में नहीं जा रहा है, तो जब भी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपको नहीं दिया है क्या, क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका मतलब उसको इनकॉर्पोरेट हमें करना है। क्या करना है, हमें उसको इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है जी, तो देखिए कैसे करते हैं इसको, एक मिनट बता रहा हूँ। देखिए, इसको हमें हटाना पड़ेगा, है ना, या चलिए मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूँ, है ना, एक पेज और ऐड कर लेता हूँ। देखिए, तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 30,000 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है। अब ये फुल फ्लैज न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। ठीक है, ये 3 लाख हो गया है, 30,000 दिया है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम दो जगह लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, एक तो हम लेके जाएंगे उसको ट्रेडिंग में, अभी मैंने बताया था ना, ट्रेडिंग में किधर आता है ये, ट्रेडिंग में आता है आपका किधर साइड, बाय साइड, है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना, 30,000। ठीक है जी, यहाँ पे लेके जाएंगे एक तो, और कहाँ लेके जाएंगे इसको, क्लोजिंग स्टॉक आपकी क्या होती है, एसेट होती है ना, मतलब लास्ट में जो स्टॉक बच गया भाई, एसेट ही तो है मेरे लिए, वो जो मेरा माल बच गया वो मेरे लिए क्या है, स्टॉक है, स्टॉक ऑफ गुड्स, फिनिश्ड गुड, या रॉ मटेरियल, कुछ भी हो सकता है। तो ये बैंक अकाउंट क्यों लिख दिया ना, बैलेंस शीट है ये, क्या है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में भी ये जाएगा आपका, किधर साइड जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, ये क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूं मैं, अभी एक फुल फ्लैज जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें बार बार आएंगी। तो क्लोजिंग अगर स्टॉक अगर आपको कहाँ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट है। तो दो तरीके से क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ना आपको दो तरीके से दिया हो सकता है क्वेश्चन में, कैसे कैसे दिया हो सकता है।
क्लोजिंग स्टॉक। एक आपको दिया हो सकता है कहां पे, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट का मतलब क्या, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस। और एक आपको दिया हो सकता है ट्रायल बैलेंस में, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर आपको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है, कहां पे दिया है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी, तो क्या करेंगे ट्रीटमेंट, तो आप इसको कहां कहां लेके जाएंगे, दो जगह लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, दो जगह। एक आप लेके जाएंगे इसको कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक आप लेके जाएंगे इसको कहां पे, बैलेंस शीट में। तो पहला कहां लेके जाएंगे इसको, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां लेके जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में भी कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट में कहां लेके जाएंगे, डेबिट साइड, है ना, क्योंकि आपकी क्या है, एसेट है, तो यानी कि एसेट साइड लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, एसेट साइड लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है तो दोबारा से आपको ट्रेडिंग में डालने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में होगा ना, जो भी अमाउंट ट्रायल बैलेंस में होता है वो ट्रेडिंग में तो जाता ही जाता है, तो फिर वो कहाँ रह जाएगा डालना, तो सिर्फ आपका वो रह जाएगा बैलेंस शीट में डालना। तो उसको बस कहाँ के लेके जाएंगे हम, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में भी एसेट साइड में। कहाँ लेके जाएंगे, एसेट में, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर इनसाइड दी ट्रायल बैलेंस है तो आपको कहां लेके जाना है, सिर्फ बैलेंस शीट में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है तो आपने जब बैलेंसेस को उठाया होगा ट्रायल से तो ट्रेडिंग में उसको डाल दिया होगा, लेकिन बैलेंस शीट में वो रह गया होगा, तो बैलेंस शीट में पोस्ट कर देंगे एसेट साइड में। और अगर बाहर दिया है तो ना तो वो ट्रायल, अभी ट्रायल में गया है मतलब ना तो ट्रेडिंग में गया होगा और ना आपका बैलेंस शीट में गया होगा, तो इसलिए ट्रेडिंग में डाल देंगे और कहाँ डाल देंगे, बैलेंस शीट में डाल देंगे। क्लियर है जी, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए फिर क्या है जी, हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। क्या है अगली एडजस्टमेंट हमारी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चलिए इसको भी थोड़ा सा एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि मैं अभी बता चुका हूं आपको, बट फिर भी एक बार देखते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के मतलब अंदर का मतलब क्या है कि जो आपने एक्चुअली पे किया है इस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस और ये क्या है हमारा, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है जी। और ट्रायल बैलेंस में ये क्या होता है हमारा, पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर, ठीक है जी। आपको दिया हुआ है यहाँ पे रेंट, आपको दिया हुआ है यहाँ पे सैलरी, आपको दिया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको दिया हुआ है यहाँ पे मान लीजिए, और रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं हमारे, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ठीक है। ये दिए हुए हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ है रेंट आपने पे किया है वही 2 लाख रुपए, सैलरी आपने पे की है 4 लाख रुपए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया है 1 लाख रुपए, और इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है करंट ईयर में 50,000 रुपए, ठीक है जी। ये ट्रायल बैलेंस सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, एक्सपेंस है ना, सारे के सारे क्या है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए सारे सबको सब कहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट में लिखा हुआ है। लेकिन नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई है, इनकी एडजस्टमेंट आगे मान लीजिए इस पेज पे करता हूं मैं, तो उस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखी है। पहली एडजस्टमेंट बोल रहा है रेंट फॉर 1 मंथ इज 20,000 रुपीज। कह रहा है जी रेंट आपका पर मंथ कितना है, 20,000 रुपए होता है। तो एक बात बताओ भाई, अगर रेंट पर मंथ का होता है 20,000 रुपए, तो आपका ये एडजस्टमेंट, एक पहली एडजस्टमेंट हो गई हमारी, है ना, आउटस्टैंडिंग की मैं एक एडजस्टमेंट करके दिखा रहा हूँ। आपका 20,000 रुपए पर मंथ होता है, और टोटल मंथ कितने होते हैं एक साल में, टोटल मंथ कितने होते हैं, टोटल मंथ्स इन अ ईयर कितना है, ये आपका है जी 20,000 एक महीने का है,
तो 12 महीने का कितना हो गया जी आपका, या ऐसे लिख लो कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है जी। तो टोटल रेंट होना कितना चाहिए आपका, टोटल रेंट कितना होना चाहिए, 20,000 पर मंथ है ना। तो 12 महीने का कितना होता है जी, 2,40,000 होना चाहिए, है ना। 12 टू जा 24, 24,000, 2,40,000 होना चाहिए। लेकिन आपको क्या दिया है ट्रायल बैलेंस में, आपने रेंट कितना पे किया है, 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब हमें यहां से क्लियरिटी हो रही है कि भाई आपका 40,000 रुपए रेंट अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है ना जी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस को देख के हमें क्या बनाना है, हमें P&L अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं ना, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये डेबिट साइड है और ये मेरी क्रेडिट साइड है ना। तो डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस आता है ना P&L के। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टू रेंट। कितना रेंट है जी मेरा, कितना पे किया है मैंने, ट्रायल बैलेंस से उठा लो कितना दिया है मैंने, 2 लाख। ठीक है जी, कितना दिया है, 2 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू रेंट कितना पे किया है, 2 लाख। लेकिन उसके एडजस्टमेंट से मुझे क्या पता चला, 40,000 रुपए का रेंट मेरा अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब क्या करेंगे भाई, इसको प्लस करेंगे क्योंकि ये बिलोंग करता है करंट ईयर से। तो आउटस्टैंडिंग को मैं OS लिख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है जी, 40,000 रुपए है आउटस्टैंडिंग रेंट। इसका मतलब आपका करंट ईयर का रेंट यहाँ पे 240 ही आना चाहिए। ठीक है। तो 240 आने के लिए 40 इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। और ये क्या आउटस्टैंडिंग रेंट, और आउटस्टैंडिंग रेंट है तो आपकी लाइबिलिटी भी तो है, तो यहाँ तो जाएगा ही ये, यहाँ तो आपका जाएगा ही। लेकिन जो रेंट आपने पे नहीं किया है वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी भी तो है। तो आप कहाँ पे दिखाएंगे इसको, लाइबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे, है ना। तो लाइबिलिटी है, ये हमारी एसेट साइड है। तो लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे हम। किसके अंदर जाता है, करंट लाइबिलिटी के अंदर जाता है। करंट लाइबिलिटी के अंदर कहाँ पे दिखा देंगे इसको, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 40,000 रुपए। ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली विद द अदर केस हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है। बाकी अदर केसेस, मान लीजिए सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी क्या करेंगे, P&L में डालेंगे पहले डेबिट में, टू सैलरी प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, टोटल करके बाहर लिख देंगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में ले जाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ करेंगे, ऐसी इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ करेंगे। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया थोड़ा सा, कहाँ कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा और कहाँ जाएगा आपका बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में आपका ये जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गई। अब चलते हैं, अगली एडजस्टमेंट हमारी कितनी है, आज हम टोटल कितनी करने वाले हैं, आज हम 7 से 8 एडजस्टमेंट करेंगे। बाकी 7 से 8 एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब सिंपल सी बात है भाई, देखिए आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लाइबिलिटी होती है ना। तो इसका मतलब प्रीपेड क्या होगा, एसेट होगा, सिंपल। भाई आपने जो खर्चा एडवांस में पे कर दिया, अगले साल का खर्चा इस साल में पे कर दिया, तो आपके लिए तो एसेट है ना, अब आपको सिर्फ बेनिफिट लेना है। ठीक है। लेकिन क्या वो इस साल से बिलोंग करता है, नहीं। तो जितना वो आपने एडवांस में पे किया ना, वो इस साल से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ P&L में जब लिखेंगे तो उसमें टोटल खर्चा नहीं लिखेंगे, माइनस कर देंगे जो नेक्स्ट ईयर वाला है। क्योंकि हम तो वो लिखते हैं जो हमारा करंट ईयर से बिलोंग करता है। तो करंट ईयर से बिलोंग करता है कम, आपने पे कर दिया ज्यादा, तो जितना ज्यादा पे कर दिया वो माइनस कर देंगे प्रीपेड के नाम से, और बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, लाइबिलिटी में, बताइए बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट में या लाइबिलिटी में, ऑब्वियसली एसेट में जाएगा। खर्चा हमने एडवांस में पे कर दिया है, आउटस्टैंडिंग नहीं, आउटस्टैंडिंग होता तो कहाँ जाता, लाइबिलिटी में जाता, जैसे अभी हमने रेंट का एग्जांपल किया। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं मान लीजिए एग्जांपल वही दे रहा हूँ आपको, आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, सेम ट्रायल बैलेंस। ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में ये ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा। ठीक है। ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी। और ये क्या है हमारा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। चलिए, यहाँ बोल रहा है आपको, यहाँ पे बोल रहा है आपको ये क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, तो सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम वाला। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपने मान लीजिए 5,000 है, सॉरी 70,000, कितना है, 70,000। ठीक है। चलिए एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी और भी खर्चे हो सकते हैं यहाँ पे, मैं उसका नहीं बता रहा हूँ अभी, अभी यहीं पर यहीं तक करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए एक ही एक्सपेंस है जो मैंने यहाँ पे अभी लिख दिया, इसी से समझ में आ जाएगा, सेम ट्रीटमेंट होगा बाकी सबका भी। ठीक है।
अब नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको दी हुई है, यहाँ पे एडजस्टमेंट इसी तरीके से दी होती है ना। एडजस्टमेंट आपको क्या दी हुई है कि इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 पर मंथ, या ऐसे लिखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम इज ₹5,000 पर मंथ। बस इतना लिख के छोड़ दिया उसने। क्या बोला है जी कि इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कितना है, 5,000 है पर मंथ। तो एक बात बताओ भाई, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम है 5,000 पर मंथ, तो ईयरली कितना होगा? ईयरली मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होगा बताओ भाई। 12 महीने होते हैं, एक महीने का कितना है, 5,000 है। तो मेरा कितना होना चाहिए, 12 5 60, कितना होना चाहिए, 60,000। 60,000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे कर दिया है, बताइए कितना पे किया है, यहाँ पे देखो 70,000। और होना कितना चाहिए था पे, सिर्फ 60,000। कैसे पता चला यहां से? या तो ये ऐसे लिखा हो सकता है या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना दिया हुआ है, 10,000। ऐसे ही बोल सकता है, बात एक ही है भाई। अगर 5,000 पर मंथ है तो साल का होना चाहिए 60,000, आपने पे कर दिया 70,000, तो कितना एडवांस पे किया है, प्रीपेड कितना है? प्रीपेड मतलब जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं आप एडवांस में। प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपका 10,000 रुपए। कैसे निकाला मैंने, 70 आपने पे कर दिया, पे करना था 60, तो आपका 10,000 एडवांस पे हो गया। एडवांस में अगर कोई एक्सपेंस पे कर देते हैं हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा हमारे बुक्स के अंदर? तो देखिए हम दो चीजें बनाते हैं, एक हम बनाते हैं पीएफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक तो क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रेडिंग की आइटम नहीं है ना, ये आइटम ट्रेडिंग की नहीं है, किसकी है, पीएनएल की है। तो इसलिए पीएनएल बना रहा हूँ, ट्रेडिंग की होती तो ट्रेडिंग में जाता मैं, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या है ट्रीटमेंट होना है इसका, देखिए आगे। ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी साइड है, और ये क्या है, हमारी एसेट्स है। वही अमाउंट, अमाउंट, ठीक है जी। सेम इधर हो जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। ये हमारी डेबिट साइड, और ये क्या है, हमारी क्रेडिट साइड। चलिए, तो हमें पता है प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना पे किया है आपने, 70,000। जिससे भी रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है ना, जिस भी ट्रीटमेंट, जिस भी एंट्री में या जिस भी आइटम से रिलेटेड हमारी एडजस्टमेंट है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, पहले अंदर लिखते हैं उसको, है ना। तो इंश्योरेंस पे, क्योंकि वो 70,000 हमारा बाहर नहीं जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 70,000। लेकिन एक बात बताइए भाई, आपका करंट ईयर का इंश्योरेंस होना कितना चाहिए, सिर्फ 60,000। तो इसका मतलब माइनस कर देंगे आप, क्या कर देंगे आप, माइनस क्यों कर रहा हूँ, एक्सक्लूड कर रहा हूँ, है ना। माइनस करने का मतलब एक्सक्लूड, हटा रहा हूँ उसको। क्या है ये, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंस कितना है मेरा, 10,000 है। कितना है, 10,000। तो इसका मतलब 2 महीने का रेंट इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया है, 2 महीने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया है। तो ये कर दिया यहाँ पे। तो 10,000 जो प्रीपेड है, ये क्या होती है, एसेट होती है। तो इसलिए यहाँ पे भी चला जाएगा एसेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 10,000 चला जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस साल का है नहीं। तो नेक्स्ट ईयर का है, तो आपने पे कर दिया, तो क्या होगा आपके लिए, प्रीपेड इंश्योरेंस होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है, हमारी एसेट होती है। तो इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे। अगला देखिए क्या है, पढ़िए क्या है, एक्रूड इनकम है अगला। क्या है हमारा, एक्रूड इनकम। अब एक्रूड क्या है, एक बार पहले से फिर से बता देता हूँ, हालांकि मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूँ जी, ठीक है जी। आपकी जो मंथली फीस है वो मान लीजिए है 2,000 रुपए। कितनी है, 2,000 रुपए। तो साल की कितनी हो गई, बताइए कि साल की कितनी हो गई, 12 2,000 इंटू 12, 12 2 24, 24,000 रुपए हो गई।
अब क्या हुआ, आपके पास मान लीजिए आपके फादर कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, वो जो है उनके पास ईयरली जो इनकम आती है, और अगले साल में पता नहीं है भाई कब इनकम मिलेगी, क्योंकि वन टाइम में सारा पैसा मिलता है, मंथली फीस सैलरी मंथली सैलरी वैलरी उनकी नहीं आती है। उनको क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर है तो एक बार में अमाउंट मिलता है, तो वो क्या करते हैं, सारे खर्चे जो है वो ईयरली बेसिस पे पे कर देते हैं सपोज, ठीक है। तो मान लीजिए ईयरली बेसिस पे आपने क्या किया, ईयरली बेसिस पे आपने खर्चा पे कर दिया, तो आपके फादर ने मुझे जो फीस पे कर दी ना, अच्छा ये एक्रूड का एग्जाम्पल था, सॉरी। तो आपके फादर ने बोला कि सर इस साल जो है वो बच्चे की फीस मुझे पता है 24,000 है, लेकिन सर इस बार आप थोड़ा सा आप कम ले लीजिए, 20,000 रुपए ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, 20,000 दे दो। तो मैंने बोला सर लेकिन 4,000 रुपए क्या है, अक्रूड है मेरे, मैं कमा चुका हूँ, लेकिन अभी आपने दिया नहीं है। तो बोला हाँ यस। तो ऐसी इनकम जो मैं कमा तो चुका हूँ लेकिन मुझे मिली नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, क्या बनाया होगा, ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, तो मुझे बताइए ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने जो फीस रिसीव की होगी, जो फीस मैंने क्या की होगी, रिसीव की होगी, ठीक है, या मैं इसको लिख दे रहा हूं इंटरेस्ट रिसीव लिख दे रहा हूं, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मुझे कितना, 20,000, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकम है ना, सॉरी, रिसीव्ड है तो इनकम है, इनकम कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने गलत लिख दिया था अभी, ये यहाँ जाएगी 20,000 रुपए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, नीचे मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि रेंट ऑफ, सॉरी रेंट कह रहा हूं, इंटरेस्ट ऑफ 2 months इज रिसीवेबल, रिसीवेबल लिख लो या एक्रूड लिख लो, मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट अभी भी लेना बाकी, 2 महीने का इंटरेस्ट अभी भी रिसीव करना बाकी है, मतलब कमा चुके हो लेकिन मिला नहीं है, तो 2 महीने का बाकी है। तो मुझे कैसे पता चलेगा 2 महीने का कितना बाकी है, तो इसका मतलब है भाई जो मिला है वो 10 महीने का होगा ना। अगर 2 महीने का बाकी है और साल में 12 महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, 2 महीने का बाकी है, तो इसका मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिला वो कितने महीने का है, 10 महीने का है। तो भाई पर मंथ निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, बताओ, पर मंथ का इंटरेस्ट निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, बताइए, सिंपल है ना। कैसे, 20,000 जो है वो 10 महीने का है, तो 1 महीने का कितना हो गया मेरा, 1 महीने का मेरा इंटरेस्ट हो गया 2,000 रुपए। और वो क्या बोल रहा है, 2 महीने का इंटरेस्ट अभी भी क्या है, रिसीवेबल है, मतलब आप कमा चुके हो लेकिन नहीं मिला है, तो कितना होगा 2 महीने का, तो 2 महीने का कैसे निकालोगे, 1 महीने का 2,000 है, तो 2 महीने का कितना हो गया, 4,000। तो 4,000 ऐसी इनकम है जो मेरी इसी साल की है, मैं कमा चुका हूं लेकिन मेरे को मिली नहीं है। तो क्या करेंगे देखिए, क्या करेंगे देखिए इधर, तो हम इधर लिखेंगे ट्रेडिंग एंड, पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। तो पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकम है ना, तो इनकम है तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में, तो ये मेरी डेबिट साइड है और ये क्या है, मेरी क्रेडिट साइड है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना मिला है मेरे को, 20,000 रुपए, प्लस कर दूंगा इसमें एक्रूड इंटरेस्ट, क्या प्लस कर दूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट। थोड़ा मैं कॉलम बड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, है ना, स्पेस कम पड़ रहा है, देखिए, चलिए, तो यहाँ लिख दिया मैंने बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना है, 20,000, प्लस कर दूंगा एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड मतलब जो मैं कमा चुका हूं लेकिन मेरे को मिला नहीं है, वो कितना है, 4,000। तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 24,000, मतलब क्या है जी, मतलब मेरा करंट ईयर का जो इनकम है इंटरेस्ट की वो 24,000 रुपए होनी चाहिए। मिली मेरे को 20,000 है, उससे मतलब नहीं है, होनी कितने चाहिए, 24,000। तो इसका मतलब 4,000 क्या है आपकी, एक्रूड है, यानी जो आपको रिसीव करना अभी बाकी है। तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, ऐसी इनकम जो आप कमा चुके हो लेकिन मिली नहीं है, तो भाई एसेट हो गई ना, कमा चुके हो ना, अब बस मिलना बाकी है, ठीक है, उसके लिए आप सर्विसेज दे चुके हो, तो बैलेंस शीट में कहा जाएगी वो, एसेट में जाएगी, है ना, लाइबिलिटी में नहीं जाएगी, एसेट में जाएगी, क्योंकि इनकम है और आप कमा चुके हो, बस मिलना बाकी है ना। तो ये कहाँ जाएगी आपकी, एसेट साइड में जाएगी, एसेट में लिखेंगे इसको एक्रूड इंटरेस्ट,
क्या लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 4,000 रुपए। कितना है, 4,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है जी। तो पीएनएल में कहा जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इनकम साइड में, और इधर कहा जाएगा आपका एसेट साइड में 4,000 रुपए चला जाएगा। ठीक है जी, चले आगे देखिए। तो ये और इसके बाद एक और, उसके बाद क्या करते हैं इसको, आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। ठीक है, यानी हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हाफ एडजस्टमेंट से पहुंच जाएंगे, हमारी हाफ बचेगी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अभी क्या था, अभी क्या था बताइए, अभी क्या था, अभी इनकम ऐसी थी जो कमा चुके हो लेकिन मिली नहीं है। अब क्या होगा, जो आपने कमाई नहीं है लेकिन आपको एडवांस में मिल गई। जैसे सेम एग्जांपल, मान लीजिए क्या हुआ, जो भी फादर थे जिसकी जिससे भी फीस आनी थी मेरी, उन्होंने क्या बोला कि सर आपकी फीस कितनी बनती है। मैंने कहा सर 2,000 रुपए बच्चे की फीस है पर मंथ की, और साल की हो गई जी 24,000 रुपए। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करिए 30,000 रुपए रखिए, बाकी आगे एडजस्ट कर लेना। तो उन्होंने मुझे निकाल के 30,000 रुपए दे दिए। एक बात बताओ, वो जो 30,000 रुपए उन्होंने मेरे को दिए, क्या वो मेरी इनकम इस पर्टिकुलर ईयर की 30,000 थी कि 24,000 थी, 24,000 थी। मेरी करंट ईयर की इनकम तो सिर्फ कितनी थी, 24,000 थी ना, लेकिन उन्होंने मुझे दे कितना दिया, 30,000। तो मतलब इसमें से मुझे बताइए, 30,000 मुझे मिल गया, लेकिन मेरी इनकम होनी चाहिए थी 24,000। तो मुझे बताइए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 6,000 नहीं हो गया। यानी 6,000 रुपए जो इनकम है वो क्या है, एडवांस में रिसीव हो गई है। अब भाई आपने किसी से एडवांस पैसा ले लिया है, तो अब नेक्स्ट ईयर में उनके बच्चों को पढ़ाना है। इस एग्जांपल के हिसाब से अगर बताऊं, तो मेरे लिए क्या लाइबिलिटी है, या आपने कोई किसी से एडवांस पैसा ले लिया तो उसके बदले उसको बेनिफिट देना आपकी क्या है, लाइबिलिटी बनती है। तो ये भी कहाँ जाएगा आपका, दो जगह जाएगा। तो मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये क्वेश्चन में दिया होगा 30,000, ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना दिया होगा आपको, आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना दिया होगा, 30,000। क्या है, इनकम है ना, तो कहाँ दी होगी, क्रेडिट साइड में। क्या है, मान लीजिए ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी कितनी मिली है, 30,000। लेकिन नीचे एडजस्टमेंट दी होगी आपको। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है कि ट्यूशन फी पर मंथ इज 2,000। ठीक है, एडजस्टमेंट में नीचे बोल रहा है ट्यूशन फी पर मंथ इज, या ऐसे नहीं, इसको थोड़ा और थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ट्यूशन फी ऑफ 3 मंथ्स रिसीव्ड इन एडवांस। कह रहा है ट्यूशन की फीस 3 महीने की आपने एडवांस में रिसीव कर ली। तो एक बात बताओ भाई, मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि मेरी पर मंथ फीस कितनी थी, बताइए कैसे पता लगेगा। तो क्या कह रहा है, 3 महीने की आपने एडवांस में रिसीव कर ली, मतलब साल में होते कितने महीने, 12। तो 12 महीने की तो मिलेगी, तो वो तो एडवांस नहीं है, वो तो इसी साल की है, 12 महीने तो इसी साल के है ना। कह रहा 3 महीने एडवांस हो गया, तो आपका भाई 12 महीने तो आपको मिलना ही था। कह रहा 3 महीने एडवांस हो गया, तो यानी आपको कितने महीने की फीस मिली है, 15 महीने की फीस मिली है। कितने महीने की मिली है, 15 महीने। तो मुझे बताइए 3 महीने क्या हो गया, एडवांस नहीं हो गया आपका, और 15 महीने की कितनी मिली है, 30,000। तो भाई एक बात बताओ, ये जो 30,000 फीस है, अगर ये 15 महीने की है, तो मुझे बताइए पर मंथ की 2,000 होगी कि नहीं होगी, 15 2 30, 0 0 0, है ना। तो मुझे बताइए पर मंथ की जो मेरी फीस होगी वो 2,000 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है जी, तो ये पता चल गया। अब वो क्या कह रहा है, 3 महीने की क्या है, एडवांस रिसीव हुई है, और पर मंथ की 2,000 है, तो 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6,000 रुपए आपको क्या मिले हैं, एडवांस मिले हैं। ठीक है जी, तो कहाँ जाएंगे देखिए, कहाँ जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर जाएगा, इनकम साइड में जाएगा, है ना, इनकम है ना ये। तो ये इनकम मतलब क्रेडिट साइड। ठीक है, पर्टिकुलर कितना हो गया ये आपका, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं बाय ट्यूशन फी। कितना मिला है आपको, 30,000। लेकिन आपको पता है अच्छे से कि भाई माइनस कर दो एडवांस, एडवांस फी कितनी मिल गई है, 6,000। तो इस साल की तो नहीं है, हटाओ उसको। करंट ईयर की सिर्फ कितनी है, 24,000 है। तो
आपके लिए क्या बनेगी, जो एडवांस है वो क्या बनेगी, आपकी लाइबिलिटी बनेगी ना। तो कहाँ जाएगी ये बैलेंस शीट में, ये जाएगी आपकी लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में जाएगी आपकी एडवांस फी, कितना, 6,000। समझ में आ गई जी बात, क्लियर है, क्लियर है ना जी, ठीक है। तो ये क्या था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस था, मतलब एडवांस में अगर मिला है तो हम उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसके बारे में अब हम कल बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मतलब। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, फटाफट से बताइए क्या क्या देखा हमने। हमने देखा इनकम रिसीव्ड एडवांस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फिर हमने देखा प्रीपेड एक्सपेंसेस का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर हमने देखा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कैसे होगा। और उसके पहले हमने क्या बात की थी कि एडजस्टमेंट को कैसे हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट हमें होती है, नीड फॉर द एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं करंट ईयर में हमारा कितना इनकम एक्सपेंस हुआ है, जो करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंस है प्रॉपरली हम उसकी बात करना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ इनकम कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो उनको क्या करना है, हटाना है। या कुछ ऐसे हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं लेकिन आप उनको लेफ्ट आउट कर चुके हैं, आपने उसको ट्रीट नहीं किया है पर्टिकुलर करंट ईयर में, तो हम क्या करेंगे, उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसलिए क्या है, नीड है, जिससे कि हमारा क्या निकल पाए, तो अल्टीमेट पर्पस क्या है कि हमारा सही करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकल पाए, क्या निकल पाए, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकल पाए, और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जो बैलेंस शीट है वो क्या दिखाए, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस दिखाए, ठीक है। तो एडजस्टमेंट का क्या है, यही हमारा एक पर्पज है। तो इसके बाद अब हमारी जो एडजस्टमेंट है वो कौन कौन सी है जी, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ठीक है जी, ये देखिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है, बहुत आसान, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें, बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स में, ठीक है। इसके अलावा फिर गुड्स का कुछ ट्रीटमेंट है, और लास्ट में क्या करेंगे हम, लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सब कुछ बनाएंगे, है ना। हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे, हम ट्रेडिंग एंड P&L और सब कुछ बनाएंगे। देखिए लिखा है ना यहाँ पे क्या क्या बनाना है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। तो इसमें सारी एडजस्टमेंट देखिए दिख रही है ना आपको यहाँ पे नीचे। तो जितनी भी एडजस्टमेंट हमने सीखी हैं उन सभी एडजस्टमेंट को फिर हम क्या करना सीखेंगे, इनको एक एक करके फुल फ्लैज क्वेश्चन में हम उसको किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो आई होप आज यहाँ तक आपको क्या हो गया है, क्लियर हो गया है, यहाँ तक की सारी बातें आपको क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। कोई डाउट है कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक बातें आपको जो भी हमने की वो समझ में आई, उसको हमने एक एक करके ट्रीटमेंट किया, बैलेंस शीट में, P&L में, ट्रेडिंग में, वो कहाँ जाएगा, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में, ठीक है। इसी कुछ चैप्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये हमारा लास्ट चैप्टर है, 3 हमारे चैप्टर्स थे, उन तीनों चैप्टर में से अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप कर देंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करिए, ठीक है। इट्स अ रेनी सीजन, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, बस थोड़ा सा बीमारी से बचे रहिए। चलिए ठीक है, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी, आई होप यू ऑल आर गुड, सभी की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है ना, जिसमें हम है ना उसका अकाउंटेंसी का फुल सिलेबस करने जा रहे हैं, राइट। तो हम कौन से चैप्टर पे पहुंच चुके हैं जी, हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 18 पे, करेक्ट। तो इसको हमने 2 पार्ट में कवर किया है, ठीक है। तो एक पार्ट मैंने आपको क्या कवर कराया था जी, एक पार्ट में मैंने आपको क्या कराया था बताइए, हमने ये सारी बातें की थी, है ना, हमने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी, क्या जरूरत है फाइनेंशियल एडजस्टमेंट करने की, एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हमने बात की थी, उसके बाद हमने फिर क्या बात की थी जी, देखिए हमने देखा था एडजस्टमेंट एंड देयर इनकॉर्पोरेशन। एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए 2 जगह उसकी पोस्टिंग होती है कम से कम, ठीक है। और कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो हमने कौन कौन सी आइटम्स की एडजस्टमेंट कर चुके थे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर चुके थे,
फिर उसके बाद ये हमने पूरा न्यूमेरिकल करके देखा था, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी बात कर चुके थे, ये क्या होते हैं, ठीक है, इनका कैसे इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, उसके अंदर कैसे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बात की, ऐसे खर्चे जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, ठीक है, उनका कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद देखिए हमने बात की थी किस चीज की, एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हम इस पर्टिकुलर ईयर में कमा चुके हैं, लेकिन क्या वो हमें मिल गई है, नहीं, वो हमें मिली नहीं है। तो लेकिन वो बिलोंग तो करंट ईयर से ही करती है ना, अगर वो करंट ईयर से वो इनकम आपकी बिलोंग करती है तो इसका मतलब वो करंट ईयर में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है जी। आगे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये हमने डाल दिया था, करेक्ट। फिर उसके बाद हमने बात की थी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में मिल गई है, मतलब एडवांस में मिलने का क्या मतलब है, यानी कि वो इनकम अभी आपने कमाई नहीं है लेकिन आपको एडवांस में अगर रिसीव हो गई है तो उसके बदले आपको जो भी गुड्स और सर्विसेज आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है नेक्स्ट ईयर में, वो इस पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग नहीं करती है। अगर ऐसी इनकम आपको मिल चुकी है एडवांस में तो आपके लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाती है और पीएनएल में हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारी करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती है, जितनी भी एडवांस है उतनी, ठीक है। आगे देखिए आइटम ऑफ एडजस्टमेंट एंड देयर इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए आपको जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था जी, कि जो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, एक सेकेंड, ओके, तो हमने क्या, हमने क्या बात की थी कि जो बिजनेस की लायबिलिटी होती है ना, वो दो तरह की होती है, ठीक है। यानी कि एक तरह से बोल देते हो, बोल सकते हो क्लेम, क्लेम ऑन एसेट, क्लेम ऑन एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एसेट पे दो तरह का क्लेम होता है, एक क्लेम होता है आपका ऑनर का, एक क्लेम किसका होता है, ऑनर्स क्लेम, या हम इसको इनसाइडर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑनर मतलब घर की बात है, ठीक है। और एक होता है आपका आउटसाइडर्स क्लेम, क्या होता है, आउटसाइडर्स क्लेम, ठीक है जी। तो जो आउटसाइडर्स क्लेम होता है, ठीक है, तो इनसाइडर जो क्लेम यानी ऑनर का जो क्लेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। यानी ये कंपनी की कैसी लाइबिलिटी है, ये कंपनी की इंटरनल लाइबिलिटी है, कैसी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है। मतलब ये जो क्लेम है उस पर्टिकुलर एसेट पे किसका है, ऑनर का है, मतलब वो सारा पैसा किसने दिया है, ऑनर ने दिया, और ऑनर का जो पैसा होता है वो बिजनेस के अंदर क्या माना जाता है, कैपिटल माना जाता है। इसका रीजन मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, फिर बता देता हूं। इसका रीजन है हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, रीजन कौन सा कॉन्सेप्ट है, एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका कौन सा क्या है रीजन, हम क्यों मानते हैं ऑनर को अलग, क्यों मानते हैं ऑनर को, जो है हम लाइबिलिटी क्यों मानते हैं, ठीक है। ये कैसी लाइबिलिटी है आपकी, इंटरनल, इंटरनल लाइबिलिटी है, ठीक है जी। और ये क्या है आपकी आउटसाइडर्स क्लेम, क्या होता है आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है ना। तो हम इसको इंटरनल क्यों लाइबिलिटी क्यों मानते हैं, रीजन क्या है जी उसका, रीजन ये है कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों, ऑनर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए वो पैसा जो बिजनेस किसको देता है, ऑनर जो है वो किसको देता है, बिजनेस को देता है। ऑनर बिजनेस उस पैसे को क्या मानता है, अपनी कैपिटल मतलब इंटरनल लाइबिलिटी मानता है, ठीक है जी। चलिए, और आउटसाइडर्स क्लेम को हम क्या बोलते हैं बिजनेस के अंदर, इसको लाइबिलिटी के नाम से ही हम लिखते हैं, ठीक है। उसको कैपिटल के नाम से लिखते हैं, इसको हम किसके नाम से लिखते हैं, लायबिलिटी के नाम से लिखते हैं। अब एक बात बताइए, वो पैसा जो बिजनेस ने किससे लिया, ऑनर से लिया है, तो वो पैसा बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल है। अब एक बात बताइए, ऑनर जो पैसा लगा रहा है वो बिजनेस उसको अपना मान नहीं रहा है ना। तो ऑनर कहता है, तो एज पर दी टर्म्स ऑनर कहता है कि भाई वो पैसा जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अगर वो पैसा मैं कहीं और लगाता तो उसको क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता, मतलब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी जा रही है ना तो वो इंटरेस्ट जो है वो क्या कर सकता है, बिजनेस से क्लेम कर सकता है, क्या कर सकता है, जैसे हम किसी को लोन देते हैं, ठीक है, तो हम उससे क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सिमिलरली इन दिस केस ए बिजनेस इज एंटाइटल्ड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, ठीक है। रेट क्या होगा, रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, रेट आपको क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना परसेंट वो इंटरेस्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है,
कि वो लाइबिलिटी जो इंटरनल है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल है, ठीक है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल, उस कैपिटल पे बिजनेस इज एंटाइटल्ड टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट, किसको, टू द ऑनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस के ऑनर को वो क्या करने के लिए लाइबल है, इंटरेस्ट पे ऑफ करने के लिए लाइबल है। तो इसका मतलब इस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूं, है ना, इस कैपिटल पे मैं जिस इंटरेस्ट की बात करता हूं, सॉरी इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट जो है ये एक तरह का क्या है, बिजनेस के लिए, फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है भाई, बिजनेस को पे करना पड़ रहा है ना ये, तो बिजनेस के लिए क्या है, एक तरह का ये एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है आपका, डेबिट होता है। चलिए देखते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। मान लीजिए ये बैलेंस शीट आपको दी हुई है, ठीक है, इसमें आपको आइटम दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल 4 लाख रुपए, कितना है, 4 लाख रुपीज की क्या है आपकी कैपिटल है, ठीक है, एक सेकेंड ना, ठीक है, ओके। तो कैपिटल है 4 लाख रुपीज की, और ये 4 लाख रुपीज बिजनेस के अंदर क्या है, कैश की फॉर्म में आया है। तो ये जो एसेट पे क्लेम किसका है, ऑनर का क्लेम है, किसका क्लेम है, ऑनर का। और मान लीजिए बैंक से लोन लिया, तो बैंक में आपका 3 लाख रुपए है, ठीक है जी। तो ये बैंक लोन, ये क्या है आपका, बैंक लोन की वजह से आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए आया है। तो ये जो क्लेम है ये किसका है, आउटसाइडर का क्लेम है, ठीक है। इस कैपिटल पे बोला है, नीचे एडजस्टमेंट बोली हुई है, एडजस्टमेंट में आपको लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, किस पे, कैपिटल पे। तो बिजनेस के लिए ये क्या है, एक तरह की इंटरनल लाइबिलिटी, ध्यान से सुनना, बिजनेस के लिए क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है, और इंटरनल लाइबिलिटी है, और इस पे अगर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, जो कि क्या है, ड्यू है अभी मान लीजिए, तो ये एक तरह से बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस आपको पता है क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसका मतलब क्या है, 10% जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इसका मतलब एंट्री जब हम करेंगे, बिजनेस उसको क्या कर देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बिजनेस उसको कैश में पे कर रहा है इंटरेस्ट, नहीं। क्या कह रहा है बिजनेस, वो ये कह रहा है भाई देखिए 4 लाख रुपए आपने मुझे दिया, जैसे मान लीजिए मेरे बैंक में 4 लाख रुपए जमा है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो मेरे उस 4 लाख रुपए पे मान लीजिए 10%, 40,000 हो गया, वो इंटरेस्ट उसी में प्लस कर देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो बिजनेस भी क्या करेगा, वो बोलेगा भाई साहब आपका 4 लाख रुपए लगा हुआ है, 1 साल का आपका इंटरेस्ट कितना हो गया है, 40,000 रुपए। कैसे निकाला जी, कैसे निकाला बताइए, 4 लाख का 10%, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 40,000, कितना आ जाएगा आपका 40,000, ठीक है। तो ये जो 40,000 रुपीज है, ये क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मैं आईओसी लिख दूं, ठीक है। तो क्या कैश में पेमेंट कर रहा है बिजनेस, नहीं। क्या करेगा, उसकी कैपिटल में ही प्लस कर देगा, किस में प्लस कर देगा, कैपिटल में ही प्लस कर देगा, यहाँ पे आईओसी। कितना है, 40,000 है ना। एक बात बताइए, अभी तक कैपिटल कितनी थी, 4 लाख थी, और कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है ना। और बढ़ेगी अगर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी अगर क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी, तो यानी कि और क्रेडिट हो जाएगी है भाई। कैपिटल को आपको बढ़ाना है तो उसका मतलब और क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि कैपिटल कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड क्या होती है, क्रेडिट। क्रेडिट को और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो 4 लाख को 40,000 प्लस और करने के लिए, तो 4,40,000 बनाने के लिए आपको 40,000 क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में क्रेडिट करना पड़ेगा। और क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट क्या होता है, डेबिट होता है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, इसलिए बिजनेस इसको क्या करेगा, डेबिट करेगा, कितने से, 40,000 से। लेकिन ऐसा करने से क्या बढ़ गई है बिजनेस की, उसकी, उस ऑनर की कैपिटल बढ़ गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कितने से बढ़ी है कैपिटल, 40,000 से।
तो इंटरेस्ट जो है वो क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हुआ, और उससे आपकी कैपिटल क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, यानी बिजनेस की लायबिलिटी और बढ़ जा रही है, तो उसके मतलब और क्रेडिट करेंगे। जैसे हमारे अकाउंट में पैसा जब आता है तो बैंक वाले की लायबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए वो क्या करता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और पैसा डालोगे तो क्या आता है मैसेज, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो लायबिलिटी जब बढ़ रही है उसकी बैंक की, तो क्या करता जा रहा है, क्रेडिट। ऐसे बिजनेस की लायबिलिटी 40,000 रुपए से और बढ़ गई है। वो 40,000 है क्या, वो 40,000 जो बढ़ी है वो है क्या, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो क्या है, एक्सपेंस है, उससे क्या हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई है, तो इसलिए क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या कर दिया, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारी फाइनल एंट्री क्या बनेगी जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारी क्या बनेगी, एंट्री बनेगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, ट्रीटमेंट क्या होगा जी, एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा पीएनएल में। इसको एक काम करते हैं, इधर बना ले रहा हूं मैं, ठीक है। दिस इज माई पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल में कहा जाएगा, ये टू IOC कितना, 40K, 40,000। और यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, कैपिटल में क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो पीएनएल में कहा जाएगा, डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और बैलेंस शीट में कहा जाएगा, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी 4 लाख थी पहले कैपिटल, अब कितनी हो जाएगी, 4,40,000 हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है जी, क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो पीएनएल में क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल में प्लस हो जाता है, सॉरी, ठीक है जी। चलें आगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये उल्टा होता है, क्या होता है जी, देखिए, जब बिजनेस ने, जब क्या होता है, कोई भी ऑनर क्या करता है, बिजनेस से क्या करता है, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है, विड्रॉ करता है मनी। पर्सनल यूज के लिए क्या विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉइंग मनी। अब एक्चुअली जो ये मनी हम विड्रॉ कहते हैं ना, यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि ये जो पैसा है ये कहाँ से निकाला गया है, विड्रॉइंग जो विड्रॉ जो कर रहा है कैपिटल में से कर रहा है वो, ठीक है, कैपिटल में यानी प्रॉफिट वाले पार्ट से, एक तरह से अगर आप देखो तो, ठीक है। कौन से पार्ट से विड्रॉ कर रहा है, जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसमें से, ठीक है जी। विड्रॉ कर रहा है मनी किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, कहाँ से, बिजनेस से। कौन कर रहा है, ऑनर कर रहा है। ऐसी जो ड्राइंग होती है, ऐसी जो पैसा जो आप ऐसा निकाल रहे हो, ऐसे को हम क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो शॉर्ट में बोलूं, बिजनेस से अगर आप पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसा निकालते हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, ड्राइंग्स कहलाती है। अब वो पैसा भी हो सकता है, कोई सामान गुड्स भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। अगर पर्सनल यूज के लिए जा रही है, मतलब बिजनेस पर्पज के अलावा किसी और यूज के लिए आप उसको लेके जा रहे हो, तो वो अमाउंट क्या कहलाएगा, ड्राइंग, या वो गुड्स क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। और जब बिजनेस क्या कर रहा है, आपको आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो अगर आप बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ पैसा ड्राइंग करके पर्सनल यूज के लिए ले जाते हो, तो उस केस में बिजनेस आपसे इंटरेस्ट उस पर चार्ज करने का हक भी रखता है। तो इसका मतलब है, जो ड्राइंग आपने की उस पे बिजनेस क्या है, बिजनेस एंटाइटल्ड है, बिजनेस इज एंटाइटल्ड टू क्लेम। अब आप क्लेम नहीं कर रहे हो, कौन कर रहा है, बिजनेस क्लेम कर रहा है, क्या, इंटरेस्ट। उस अमाउंट पे बिजनेस क्या एंटाइटल्ड है, टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन दैट ड्राइंग। तो उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए वो क्या है, हकदार है बिजनेस। तो बिजनेस के लिए भाई जब ड्राइंग पे वो इंटरेस्ट लेगा, तो उसके लिए क्या है, इनकम है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो ये जो इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर ड्राइंग पे है, जिसको मैं IOD बोल रहा हूं, ये बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए क्या है जी, बिजनेस के लिए क्या है, ये इनकम है, एक तरह की क्या है, इनकम। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, रूल कह रहा है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ठीक है जी। तो ये क्या होगी, क्रेडिट। और क्रेडिट होगी तो भाई बताइए कहाँ जाएगी, क्रेडिट होगी तो कहाँ जाएगी, पीएनएल के डेबिट में जाएगी कि क्रेडिट में जाएगी, बताओ, पीएनएल के डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में जाएगी, ऑब्वियसली कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। किसके, पीएनएल के, क्योंकि पीएनएल की क्रेडिट साइड में क्या आती है, इनकम। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय IOD, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है जी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब बिजनेस चार्ज करेगा, तो भाई कैपिटल में से पैसा क्या कर देगा, माइनस। तो जैसे हमने देखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैपिटल में प्लस होता है। उसी तरीके से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है ना,
वो कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि बिजनेस उसमें से उस पैसे को माइनस कर लेगा, चार्ज कर लेगा। तो चार्ज करेगा तो उसकी जितनी भी कैपिटल है उसको क्या कर देगा, कम। तो एक बात बताइए, जब कैपिटल लायबिलिटी है और बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। और अगर लायबिलिटी घटेगी आपकी तो क्या हो जाएगी, वो डेबिट हो जाएगी। तो लायबिलिटी यानी कि कैपिटल जब हमारी घटेगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एक बात बताइए, एंट्री क्या बनेगी हमारी, हमारी कैपिटल क्या हो रही है, कम। तो एंट्री जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट। जैसे आपके अकाउंट से जब पैसा कटता है तो मैसेज क्या आता है, अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब कम होता है जब, है ना। तो ऐसे यहाँ पे बिजनेस में से जब कैपिटल कम होगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस वजह से हो रहा है कैपिटल डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है जी। तो मान लीजिए ड्रॉइंग आपने 2 लाख रुपए का किया है, एट द रेट 10% उस पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा जी, 20,000। और यहाँ भी क्या लिख देंगे, 20,000। ठीक है। P&L में क्या ट्रीटमेंट होगा मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं। ये मेरा P&L अकाउंट है। ठीक है। P&L अकाउंट में ये मेरी डेबिट साइड है, एक्सपेंस साइड, ये इनकम साइड है, क्रेडिट साइड। यहाँ लिखूंगा बाय IOD कितना, 20,000। और कहाँ जाएगा ये अमाउंट, और ये मेरी बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में मेरी कैपिटल को कम कर देगा। ये क्या कर देगा, मेरी कैपिटल को कम कर देगा। ठीक है। क्योंकि बिजनेस के ऑनर से चार्ज करेगा तो ऑनर का पैसा कितना है, यही तो है। मान लीजिए 4 लाख है, तो 4 लाख में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दो 20,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या है, अब ऑनर का पैसा कितना रह गया, सिर्फ 380K रह गया, 3,80,000 रुपए रह गया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, क्रेडिट होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, डेबिट होता है। याद रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC डेबिट, IOD क्रेडिट, IOC क्रेडिट और सॉरी IOC डेबिट और IOD क्रेडिट। ठीक है, आगे देखिए, आइटम्स ऑफ एडजस्टमेंट एंड देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हमारा अगला आइटम क्या है जी, डेप्रीशिएशन है। अगला आइटम क्या है हमारा, डेप्रीशिएशन। तो देखिए नाम से ही हमें पता चल रहा है, डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्या बोलते हैं हम डेप्रीशिएशन को, रिडक्शन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्या रीजन हो सकते हैं उसके, उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। ये रिडक्शन क्यों हुआ, ठीक है जी, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आउट ऑफ फैशन की वजह से भी हो सकता है, कि वो चीज क्या हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई। या नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से भी हो सकता है, नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, या फिर लैप्स ऑफ टाइम की वजह से भी हो सकता है, मतलब समय बहुत लंबा गुजर गया है जिसकी वजह से उसकी कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके वैल्यू के गिरने के। जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने क्या किया था, ये फर्नीचर कोई खरीदा था 50,000 रुपए का, आज 3 साल बाद उस फर्नीचर की कीमत मार्केट के अंदर पता करने गया, पता चला उसने बोला जी 50,000 नहीं अब 30,000 मिलेगा। तो इसका मतलब 20,000 जो वैल्यू उसकी गिरी है वो किस वजह से डाउन हुई है, ड्यू टू टाइम और नॉर्मल यूसेज की वजह से, मतलब जो हमने यूज कर करके उसका वियर एंड टीयर किया है ना, उसकी वजह से हुआ है। जैसे आपने देखा है, टायर जो होता है वो स्टार्टिंग में नया होता है, तो जब घिस जाता है तो एकदम प्लेन हो जाता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई है। तो डेप्रिशिएशन नाम से अगर हमें पता चल रहा है तो डेप्रिशिएशन एक तरह का अपने लिए लॉस नहीं है क्या भाई। डेप्रिशिएशन मतलब क्या है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इसी को तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेप्रिशिएशन बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी को तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेप्रिशिएशन। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, रियल एसेट के केस में, चलिए मैं इधर बता देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इधर बता देता हूँ, देखिए रियल एसेट्स, इसके केस में हम किस, जब डेप्री इसके केस में जब हम क्या करते हैं, रिडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन बोलते हैं। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट है कोई, इसको आप टेंजिबल बोल लो, टेंजिबल रियल एसेट। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है कोई, इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आता है, इसमें क्या आता है आपका, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, है ना। लैंड बिल्डिंग, लैंड का जनरली रेट बढ़ता ही अप्रिशिएट होती है। ठीक है, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, स्टॉक नहीं होगा यहाँ पे, फर्नीचर लिख लीजिए,
मोटर व्हीकल, ठीक है, ये सब। इंटेंजिबल के अंदर क्या क्या आता है आपका? इंटेंजिबल के अंदर क्या क्या आता है आपका? गुडविल। गुडविल की वैल्यू भी क्या होती है? रिड्यूस होती है ना। गुडविल के बाद क्या है? पेटेंट। आपने कोई डिजाइन, कोई नया इनोवेशन किया है, उसको आपने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया, रजिस्टर करा लिया है, मतलब उस डिजाइन को, उस रेसिपी को, उस सीक्रेट को कोई और यूज नहीं कर सकता। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क आपने देखा होगा, जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसके लिए अपना कोई एक लोगो होता है ना, ट्रेडमार्क, ठीक है। और क्या है? कॉपीराइट। कॉपी राइट, ठीक है। इन तीनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? आईपीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे इंटेंजिबल। इसके केसेस में अगर आपकी वैल्यू क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, इसके केस में अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? ये जेड होगा, अमोर्टाइजेशन। और अगर आपकी वास्टिंग एसेट है, कौन सी एसेट है? वास्टिंग एसेट है। और वास्टिंग एसेट का मतलब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है? नेचुरल, जैसे कोल माइन, आयरन ओर माइन, ये सब मैं बता भी चुका हूं आपको। इसके केस में रिडक्शन होता है, मतलब डिप्लेशन होता है। क्या होता है? इसके केस में वर्ड हम कौन सा यूज करते हैं? रिडक्शन के केस में अगर ये रिड्यूस होती है, ये क्या होती है? रिड्यूस होती है, तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं? डिप्लेशन। डिप्लेशन मतलब उसका लेवल क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है जी। तो ये याद रहेगा, याद रहेगा ना ये। चलिए, तो इन सब चीजों से क्या समझ में आ रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन जो है वो अल्टीमेटली हमारे लिए है क्या? एक तरह का लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट है। क्या है? एक तरह का हमारा ये लॉस है। क्या है? लॉस। अब एक बात बताइए, लॉस क्या होता है जी? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब जब आपको ये पता चल गया है कि भाई ये डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, तो आपको ये भी पता चल गया हो जाएगा कहाँ? डेबिट होगा तो पीएनएल की डेबिट साइड में जाएगा, मतलब लॉस वाली साइड में जाएगा। और क्रेडिट होगा तो पीएनएल की इनकम वाली साइड में जाएगा, यानी क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस गिवन है जी क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ट्रायल बैलेंस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसके अंदर आपको एसेट की वैल्यू दी हुई है। मान लीजिए आपको फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है, फर्नीचर दिया हुआ, और प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर आपको, ये डेबिट है आपका, और ये क्या है आपका? क्रेडिट। तो फर्नीचर आपका है मान लीजिए 1 लाख रुपए का, और ये प्लांट एंड मशीनरी आपकी है 2 लाख रुपए की, ठीक है जी। अब बोल रहा है नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से गिवन होगी क्वेश्चन में, है ना। क्या दिया हुआ है? पहली इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन। क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर will be 5% and 10% respectively। मतलब कितना परसेंट रिस्पेक्टिवली? मतलब जो पहले है उस पे पहले वाला डेप्रिसिएशन, जो बाद में उस पे, यानी फर्नीचर पे आपका कितना है? 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, और प्लांट एंड मशीनरी पे कितना लगेगा आपका? 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर है बात? तो डेप्रिसिएशन 5% किस पे लगेगा आपका? 5% आपका प्लांट एंड मशीनरी पे, और फर्नीचर पे कितना परसेंट है? 10% का डेप्रिसिएशन है पर एनम, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से इसने बोल दिया, मान लीजिए, ठीक है। तो आप बताइए 10% इसका, प्लांट एंड मशीनरी का 5% कितना होता है? 10,000, ठीक है। तो यहाँ डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लू मैं। डेप्रिसिएशन भाई प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का है, उसका 5% कितना होता है? 10,000 होता है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 5 2 10, तो कितना हो गया आपका? 10,000। ऐसे ही आप फर्नीचर पे निकालेंगे, फर्नीचर कितने का है आपका? 1 लाख का। 1 लाख का 10% करेंगे तब भी कितना आएगा आपका? 10,000 ही आएगा, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना हो गया? 10,000 रुपए हो गया। कितना हो गया?
10,000 रुपए। अगर मैं इसकी एंट्री पूछूं आपसे तो क्या होगी? तो डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, और लॉस क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट। और इससे मेरी किस चीज की वैल्यू कम होगी? डेप्रिसिएशन से किस चीज की वैल्यू कम होगी? मेरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी, और फर्नीचर की कितने कितने रुपए से? 10,000 से। और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर क्या है हमारी? एसेट। और एसेट क्या होती है? डेबिट होती है। लेकिन बात बताओ, अगर एसेट है, अगर वो कम होती है यानी जाती है, तो क्या होती है? क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल याद है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर एसेट आती है तो डेबिट, या बढ़ती है तो डेबिट, और एसेट जाती है तो क्या होती है? क्रेडिट। यानी घटती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो हमारी डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी एसेट क्या हो रही है? घट रही है ना, कम हो रही है ना, यानी वैल्यू उसकी क्या हो रही है? जा रही है ना। तो जाती है तो क्या होती है? क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट के रूल में, रियल अकाउंट का रूल यही कहता है। तो इसका मतलब फर्नीचर और मशीनरी दोनों की वैल्यू 10,000 से जा रही है, तो इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, और आपका क्या है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये कितना है जी आपका? 10,000। ये भी कितना है आपका? 10,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपका? 20,000। ये तो बात हो गई एंट्री की। अब बताइए, अब बताइए आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? किसमें? एक सेकेंड है ना, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड पेज, थर्ड पेज, एक और ऐड कर लेते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होगा? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने पास दो ही चीजें हैं। एक तो हमारे पास क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना जी। एक क्या हमारे पास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। अब लॉस क्या होता है? डेबिट होता है, अभी बात की है हमने। लॉस क्या होता है? डेबिट। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो डेबिट साइड कौन सी होती है अकाउंट में? लेफ्ट साइड होती है, और क्रेडिट साइड यानी कि ये वाली साइड होती है। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये अमाउंट है हमारा, ये भी क्या हमारा? अमाउंट, और ये हमारा पर्टिकुलर है। ठीक है, ये पर्टिकुलर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। क्या है? लॉस है, इसलिए क्या हो रहा है? डेबिट। टू डेप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे? देखिए दो चीजों पे है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम प्लांट पे, और यहाँ लिख देंगे हम फर्नीचर पे। प्लांट पे कितना है? 10,000। फर्नीचर पे भी कितना है? 10,000। टोटल मिला के हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 20,000। तो हमारे पीएनएल अकाउंट में कितना आ गया? देखिए 20,000 आ गया। पीएनएल अकाउंट में कितना आ गया हमारा? 20,000 आ गया। ठीक है जी। अब क्या होगा? अब कैसे करेंगे आगे? अब कहाँ जाएगा ये? तो इसने क्या किया? हमारी एसेट की वैल्यू को कम कर दिया है। और एसेट कहाँ दी होती है हमें? बैलेंस शीट में। एसेट कहाँ जाती है हमारी? बैलेंस शीट में जाती है ना। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में ही तो जाते हैं। और बैलेंस शीट में एसेट साइड कौन सी होती है हमारी? ये लाइबिलिटी साइड होती है हमारी, क्रेडिट होते हैं ये। और ये एसेट साइड होती है हमारी, डेबिट होती है ना। ये क्या होती है हमारी? डेबिट होती है। ये हमारा अमाउंट होता है ना जी। और ये भी क्या होता है हमारा? अमाउंट होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, मेरा मेरा प्लांट एंड मशीनरी था कितना? प्लांट एंड मशीनरी कितना था मेरा? 2 लाख रुपए का। तो अंदर लिखेंगे 2 लाख, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। तो कितनी वैल्यू बचेगी? 1,90,000 बचेगी। कितनी वैल्यू बचेगी? 1,90,000। ऐसे यहाँ पे फिर लिखेंगे फर्नीचर, ये भी एसेट है। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी हमारी? 1,00,000। 1,00,000 में से क्या कर देंगे? माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। तो कितना बचेगा हमारा? 90,000 बचेगा। ठीक है, तो कैसे होगा ट्रीटमेंट? डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, तो पीएनएल में डेबिट में जाएगा, और कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में आपका एसेट्स में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर समझ में आ गया है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन चैप्टर आपने देखा है ना, आपके उसमें है सिलेबस में, तो वहां पे ऐसी हम वर्किंग करते हैं। ठीक है, अब फर्दर बैड डेट्स, ये क्या होता है? ठीक है, और आपका एक है यहाँ पे, और आगे अगर हम देखें तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अभी ये मैं दोनों तीनों चीजें एक साथ ही बताऊंगा आपको। फर्दर बैड डेट्स क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होता है। ठीक है, और ये उसका एक क्या है, हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फिर हम देखेंगे। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है फिर, और उसके बाद फिर हमारा क्या है? फाइनल ये मैनेजर कमीशन है। और मैनेजर कमीशन के बाद फिर क्या करेंगे हम? सीधा अब नॉर्मल लॉस, एंड देन एक दो चीजें और है हमारी। अब नॉर्मल लॉस के बाद क्या है? ये ड्राइंग्स है। चलिए ठीक है, देखते हैं फटाफट से हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। डेप्रिसिएशन तक पहुंच गए नहीं? चलिए, वेरी गुड।
यस, फर्दर बैड डेट्स। अब ये क्या होता है देखिए, फर्दर बैड डेट्स मतलब इसको हम न्यू बैड डेट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यू बैड डेट्स। ठीक है, न्यू बैड डेट्स भी इसको हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है जी, देखिए आगे। न्यू बैड डेट्स मतलब जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूं ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। ये क्या है? मेरा ट्रायल बैलेंस, जहां पे मुझे सारी वैल्यूज दी हुई है। ट्रायल बैलेंस में वैल्यू कहां से आती है आपकी? आपका लेजर से आती है। कहां से आती है? लेजर से आपकी ट्रायल बैलेंस में वैल्यू आती है ना। तो ट्रायल बैलेंस में ये हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। और ये क्या होता है? हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये क्या होता है? हमारा पर्टिकुलर होता है। ये क्या होता है? हमारा पर्टिकुलर। तो देखते हैं, आपको दिया हुआ है यहाँ पे डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? हमारी एसेट होती है। क्या होती है? एसेट्स होती है। और एसेट्स कहाँ पे लिखी जाती है? यहाँ पे लिखी जाती है। मैं इसको लिख रहा हूँ 1,40,000। ठीक है, ये मेरे डेटर्स हैं। ये डेटर्स मेरे ज्यादा थे, लेकिन मेरे क्या हो गए? कुछ बैड डेट्स हो गए। क्या हो गए? कुछ ऐसे डेटर्स हो गए जो बैड थे। तो कुछ बैड डेट्स भी मेरे हो गए यहाँ पे, तो मैंने वो भी लिख दिए। ठीक है, वो इसमें से मैं माइनस कर चुका हूं, है ना। वो इसमें से क्या कर चुका हूं मैं? माइनस। मतलब मेरे, हालांकि मेरे डेटर्स कितने थे पहले? 1,60,000 के थे। 20,000 के डेटर ऐसे हो गए जो बैड हो गए। ठीक है, अभी मैं इसको पीएनएल में नहीं ले गया हूं, इसलिए मेरा ये खर्चा अभी भी दिख रहा है, मतलब ये लॉस मेरा दिख रहा है। बैड डेट्स मेरे लिए क्या होता है? लॉस। यानी ऐसा माल जो मैंने उधार बेचा, उससे क्या बने? डेटर बने, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। और मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया उसको? मेरे ऐसे डेटर्स जो बैड हो चुके हैं, जो अब पैसा नहीं देंगे, वो मेरे क्या कहलाएंगे? बैड डेट्स कहलाएंगे। तो मेरे लॉस है। कब तक लॉस रहेगा? जब तक इसको मैं पीएनएल अकाउंट में डाल नहीं देता हूं, तब तक ये यहाँ पे दिखता रहेगा आपको। ठीक है जी। इसमें से यानी कि पहले 1,60 रहा होगा, डेटर माइनस, डेटर में से 20,000 माइनस कर दिया, तो मेरे अभी भी प्योर डेटर्स कितने बचे हुए हैं? प्योर डेटर्स कितने बचे हुए मेरे? 1,40,000 मेरे प्योर डेटर्स अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही बुक्स को क्लोज करने चले ना, तो पता चला एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये पता चला कि भाई 10,000 के ऐसे डेटर्स हैं जो फिर और बैड हो गए, मतलब फर्दर बैड डेट्स। नीचे क्या दिया हुआ है? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर बैड डेट्स। कितने? 10,000। यानी ये और 10,000 के ऐसे डेटर हो गए जो कह रहे हैं हम पैसा नहीं देंगे। तो एक बात बताओ भाई, आपको लॉस कितने का हो गया? 20 का तो पहले ही लॉस था, 10 का लॉस आपको और हो गया। अब जब आपको 10 का लॉस हुआ ना, तो अब आपको डाउट हुआ कि यार मुझे लगता है ऐसा कि अभी भी मेरे कुछ परसेंट डेटर ऐसे हैं जो मुझे डाउट है भाई। हालांकि देखो, पहले कितने थे? 1,60,000 रहे होंगे, जिसमें से आपने 20,000 के बैड डेट्स पहले माइनस कर दिए। बचे होंगे आपके कितने के? 1,40,000 के, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, और 20,000 के हमें बैड डेट्स। लेकिन जब आपको पता चला यार मेरा तो 10,000 का और नुकसान हो गया है, ठीक है, अब मेरे बैड डेटर्स प्योर वाले कितने बचे? 1,30। लेकिन जब ये ऐसा हुआ ना, तो मेरे को डाउट आया दिमाग में कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 10% डेटर अभी भी इस 1,30,000 के अंदर जो पैसा देने के लिए तैयार हैं, उसमें भी मुझे 10% ऐसा डाउट हो रहा है कि वो पैसा नहीं देंगे। तो एक काम करते हैं, क्यों? क्योंकि पता लगा ये पैसा अगले साल नहीं मिला, तो उस साल के प्रॉफिट को क्या कर देगा? ये बैड डेट्स कम कर देगा, जबकि ये सेल किस साल की है? इस साल की है। तो हमने क्या किया, सेफर साइड रहने के लिए मैंने कहा भाई ऐसा है, प्रॉफिट में से 10% पैसा और निकाल लो, जो प्रोविजन के नाम से रखेंगे। अगर बैड डेट्स हो गए तो उसमें से माइनस कर देंगे, और नहीं तो वापस से प्रॉफिट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या बोला कि इसका 10% प्रोविजन बना लो भाई। 1,30,000 का 10% मैंने क्या बनाया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि कितना होता है? 13,000 रुपए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात भी यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितना? @10%। तो प्रोविजन किस पे क्रिएट करते हैं वो सुन लो। प्रोविजन हमेशा जो आपके फाइनली सारे बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो बचते हैं उस पे क्रिएट करते हैं। तो आपके पास कितने के थे डेटर्स? 1,40,000 के थे। कितने के डेटर्स थे आपके? 1,40,000 के थे। माइनस करेंगे इसमें से फर्दर बैड डेट्स, आपके और बैड डेट्स कितने हो गए? 10,000 के डेटर्स आपके और बैड हो गए। मतलब इन पे तो डाउट है ही नहीं ना, ये तो बैड हो ही गए। डाउटफुल कौन से हैं?
जो बचे हुए अभी भी हैं कितने, 1,30,000, इस पे मुझे डाउट है। तो एक काम करो भाई, डाउट है ना तो पहले ही हटा दो। कितना प्रोविजन, उसने बोला ना प्रोविजन 10% लगाना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डीडी लिख दे रहा हूँ @ 10%। तो भाई मुझे लग रहा है 13,000 के डेटर ऐसे हैं जिन पे अभी मुझे डाउट है। तो इसका मतलब मेरे फाइनली जो डेटर्स बचे वो कितने बचेंगे, 1,17,000 डेटर ऐसे हैं जो मुझे पैसा दे देंगे, जो क्या करेंगे, मुझे पैसा दे देंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, लेकिन अब आ जाओ, तो ये मेरी कौन सी साइड थी, दिस इज माई बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसको मैं क्या बोलूंगा, ये मेरी बैलेंस शीट की कौन सी साइड थी, एसेट साइड, और ये क्या है, अमाउंट है। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट में मेरी कौन सी साइड है, एसेट साइड है। तो कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं उसको, डेटर्स लिखते हैं। ठीक है, तो डेटर्स लिखे मैंने 1,40,000 के, उसमें से 10,000 माइनस किया, तो कितने बचे, 1,30 के। ये ऐसे डेटर हैं जिनसे उम्मीद है पैसा मिलने की, लेकिन फिर भी मेरे को डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 10% प्रोविजन बनाइए उन पे भी, तो 10% बनाया, तो यानी मेरे फाइनल जो प्योर डेटर्स हैं वो कितने हैं, 1,17,000। अब बात आती है पीएनएल में कहाँ जाएगा ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो भाई क्या लॉस तो हुआ ही है अपने को, है ना। एक तो पुराना ही लॉस है अपने पास, पुराना लॉस कितने रुपए का है, पुराना लॉस डेटर्स पे कितने रुपए का, ओल्ड बेड डेट्स कितने के हैं आपके, 20,000 के। तो पुराने बेड डेटर्स हैं, आप बेड डेट्स हैं आपके पास, 10,000 का और नुकसान हो गया। तो भाई एक बात बताओ, टोटल आपको नुकसान कितने का हो गया। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे कैसे लिखोगे, बेड डेट्स, बेड डेट्स, यहाँ लिखोगे टू बेड डेट्स। पुराने वाले कितने थे आपके, 20,000 के थे कि नहीं थे, प्लस कितने का नुकसान और हो गया, न्यू बेड डेट्स कितने के और आ गए, 10,000 के। तो आपने वो भी लिख दिया जी 10,000। ठीक है, कितने कितने का नुकसान हो गया टोटल अभी तक, या एक काम करो इसको भी छोड़ दो अभी। अभी प्लस पता चला भाई, हमें नया प्रोविजन भी बनाना पड़ गया 13,000 का, और डाउट हो रहा है, तो उस पीएनएल में से 13,000 ये भी माइनस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, न्यू प्रोविजन। पहले से तो कोई प्रोविजन नहीं बनाया था ना हमने, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड एंड डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट वो कितना है, 13,000 का। तो इसका मतलब है आपका इस बार पीएनएल में कितना नुकसान दिखा रहा है, आपके पीएनएल के डेबिट में कितना नुकसान जा रहा है, 20,000 का पुराने डेटर्स का बेड डेट से, मतलब पुराना बेड है, 10,000 और बेड हो गया, तो 30,000 का नुकसान हो गया। लेकिन 13,000 अभी भी ऐसे लग रहे हैं जो डाउटफुल हैं, जो नहीं देंगे पैसा, तो 13,000 का ये भी नुकसान हो गया है। तो टोटल नुकसान हमारा कितना हो गया, 20, 10, 30 और 1, 40 और 3, 43, 43,000 का हो गया। ठीक है जी, 43,000। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि भाई आपने पहले से ही कुछ प्रोविजन बना रखा है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रोविजन, कंडीशन चेंज कर रहा हूं मैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेट आपने पहले से, और प्रोविजन जो होते हैं ना वो क्रेडिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, वो आपने पहले से ही बना रखा है कितने का, 3,000 का। मतलब आपने प्रॉफिट में से पहले ही 3,000 रुपए ये सोच के निकाल रखा है कि आपका फ्यूचर में लॉस हो सकता है। तो आपको एक बात बताइए, आपने जब पहले से प्रोविजन 3,000 बना रखा है, और नए डेटर्स जो आपके बचे उस पे आपको प्रोविजन पता लगा कि कितना बनाना है, 13,000, टोटल प्रोविजन कितना होना चाहिए आपका, 13,000। मतलब 13,000 का आपको डाउट लग रहा है ना नुकसान होने का। तो आप बताइए 13,000 में से 3,000 तो आपने पहले ही बना रखा है ना, अब आप न्यू प्रोविजन कितना बनाएंगे, सिर्फ 10,000। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको तरीका क्या है करने का, तो आप क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, नया प्रोविजन हमें बनाना है 13,000 का, लेकिन 3,000 हमारा पहले से ही तो बना हुआ है, तो हमें फिर कितना बनाना पड़ेगा, सिर्फ 10। या तो इसको ऐसे समझ लो, या भाई एक काम करो, जो भी आपका ये आ रहा है ना 43,000, इसमें से आप क्या करिए, नया वाला जो पुराना वाला प्रोविजन है वो माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो आपने नुकसान को झेलने के लिए तो 3,000 रुपए पहले ही प्रॉफिट में से निकाल रखा है। तो आपको नुकसान हुआ कितना, लेकिन 43 का। पुराना प्रोविजन कितना है आपका, ओल्ड प्रोविजन है कितना आपका, 3,000 का। तो यानी आपका नुकसान सिर्फ कितना हुआ, सिर्फ 40,000। और अगर ये पुराना प्रोविजन नहीं होता तो आपका लॉस कितना होता है, यहाँ पे 43,000 का लॉस होता। तो पैटर्न याद कर लीजिए, हमेशा वैसे ही करना है आपको, पैटर्न एक बार याद कर लीजिए, हमेशा वैसे ही करना है। कैसे, ओल्ड बैड डेट्स, सबसे पहले क्या लिखोगे, ओल्ड बैड डेट्स कहाँ दिए होंगे, कहाँ दिए होंगे, ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन कहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा। ये ओल्ड बैड डेट्स जो अंदर दिए हैं वो क्या है, ओल्ड है दोनों, ये ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन। न्यू बैड डेट्स कितने हो गए, और 10,000 के, और न्यू प्रोविजन कितना है, ये रहा 10%, 13,000। तो पहले क्या करना होता है, पहले आप सब ओल्ड ओल्ड वाला उठा लो, ओल्ड ओल्ड वाला सारा उठा लो। क्या क्या उठाओगे ओल्ड ओल्ड वाला, देखिए हमने क्या उठा लिया,
ओल्ड बैड डेट्स उठा लिए, ठीक है, बैड डेट्स ओल्ड उठाएंगे और प्लस कौन से उठाएंगे, न्यू उठाएंगे। तो ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन। तो क्या करेंगे देखिए, सिर्फ आप ऐसे याद रखिए, न्यू प्रोविजन न्यू बैड डेट्स किस में प्लस हो जाएंगे, ओल्ड बैड डेट्स में। न्यू बैड डेट्स न्यू प्रोविजन किस में प्लस हो जाएगा, ओल्ड बैड डेट्स में। टोटल नुकसान पता चल गया। और क्या करना है लास्ट में, बस आपको ये ध्यान रखना है, माइनस आपको हमेशा ओल्ड प्रोविजन करना है। क्या करना है, माइनस हमेशा आपको ओल्ड प्रोविजन आपको माइनस करना है, ठीक है जी। अब मान लीजिए अगर आपने प्रोविजन बनाया होता कितने का, अगर आप पहले से ही प्रोविजन बना के बैठे होते, मान लीजिए यहाँ पे 50,000 का, तो भाई फिर तो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होता। देखो, अगर मैं कह रहा हूं आप प्रोविजन 50,000 का बना के बैठे होते, तो यहाँ पे हमारा 3,000 माइनस होता कि 50,000, 50,000 माइनस होता। अब एक बात बताओ, आप 50,000 माइनस करता तो भाई ये आंसर माइनस में नहीं आ रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि आपका जो टोटल लॉस है वो कम है और जो आपने पहले से ही प्रोविजन बना रखा है वो आपका ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब आपने ज्यादा प्रोविजन बना रखा है, उतने की जरूरत हमें ही नहीं। कितना ज्यादा बना रखा है आपने, 7,000 रुपए का प्रोविजन ज्यादा बना रखा है। तो भाई एक काम करिए, उसकी जरूरत नहीं है। हमने सोचा था 50,000 का लॉस होगा, लॉस हुआ सिर्फ कितने का, 43,000 का, तो 7,000 अपना बच गया। तो जहां से निकाला था वहीं वापस क्या करेंगे, उसको डाल देंगे। तो 7,000 प्रोविजन हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में डाल देंगे यहाँ पे। तो ये सारी वर्किंग हमारी किधर शिफ्ट हो जाएगी, हमारी सारी वर्किंग किधर शिफ्ट हो जाएगी, इधर शिफ्ट हो जाएगी। और इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 7,000। मतलब क्या है, आपने 7,000 रुपए का प्रोविजन ज्यादा बना रखा था, आप क्या करिए उसको अब कम कर दीजिए। क्यों, क्योंकि उतने की जरूरत थी नहीं। नुकसान कितने का हुआ है, सिर्फ 43,000 का हुआ है। आपने प्रोविजन बनाया 50,000, तो 7,000 रुपए भाई एक काम करिए वापस से प्रॉफिट में डाल दीजिए। प्रॉफिट में डालने का मतलब उसको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन जनरली ऐसा केस जल्दी से देखने को नहीं मिलता है, यही मिलता है। ओल्ड प्रोविजन ओल्ड बैड डेट्स में क्या करेंगे, न्यू बैड डेट्स प्लस करेंगे, यानी बैड डेट्स दोनों प्लस होंगे, न्यू प्रोविजन उसी में प्लस हो जाएगा, ओल्ड प्रोविजन माइनस हो जाएगा। आंसर माइनस में आएगा तो क्रेडिट साइड में वर्किंग होगी, आंसर प्लस में आएगा तो डेबिट साइड में वर्किंग होगी। या ध्यान रखना, इस वर्किंग को आप बाहर कर लेना कहीं पे। आंसर अगर पॉजिटिव आए तो डेबिट में डाल देना, आंसर अगर नेगेटिव आए तो क्रेडिट में डाल देना। सिंपल। क्या किया मैंने, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन, तीनों को प्लस कर दिया। माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। अगर आंसर प्लस में आएगा तो पीएनएल के कहां जाएगा, डेबिट साइड में। मतलब आपको इतना प्रोविजन और बनाना पड़ा, तभी तो डेबिट हुआ। लेकिन अगर आपका आंसर माइनस में आए तो मतलब क्या है, आपने ज्यादा प्रोविजन बना रखा था, नुकसान कम हुआ। तो जितना ज्यादा प्रोविजन बना रखा था, आप एक काम करिए, प्रॉफिट में से प्रोविजन बनता है तो वापस से उस पैसे को प्रॉफिट में डाल दीजिए, यानी क्रेडिट साइड में कर दीजिए। तो आंसर माइनस में आए तो क्रेडिट साइड में, अगर आंसर प्लस में आए तो डेबिट साइड में। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं इधर। इधर वर्किंग कैसे होती है, डेटर लिख लो, फर्दर बैड डेट्स माइनस कर दो, पुराना नहीं, क्योंकि पुराना वाला ऑलरेडी इसमें से क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है। तभी तो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है ना ये 140 और 20, तो यानी 140 क्या है, 20 माइनस करने के बाद ही है वो, ठीक है। तो 140 में से अब क्या माइनस करना है, जो नया बैड डेट्स हुआ वो माइनस करना है और न्यू प्रोविजन माइनस करना है। तो न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे तो आपके क्या बनेंगे, आपके फाइनल डेटर्स आपको पता चल जाएंगे कितने हैं। लेकिन अब मुझे पता चल गया मेरे फाइनल डेटर कितने के हैं, 1,17,000। तो एक बात बताओ, अगर मुझे डेटर्स पे डिस्काउंट देना है तो डेटर्स पे डिस्काउंट कौन से वाले पे दो, जिन पे डाउट है मेरे को, ऐसे कस्टमर को डिस्काउंट दो जिनको डाउट है मेरे पे, मुझे जिन पे डाउट है, या जो मेरे प्योर डेटर्स हैं जिन पे मुझे पूरी उम्मीद है पैसा मिलेगा। तो जिन पे मुझे पूरी उम्मीद है पैसा मिलेगा उन्हीं पे हम क्या देते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर देते हैं। क्या देते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर। मान लीजिए ये डिस्काउंट ऑन डेटर आपका कितना परसेंट है, 5% है। तो आप क्या करेंगे, इसका 5% निकाल लेंगे, तो आपका 5% आएगा 5,000। या एक काम करिए 2% कर दीजिए, डिस्काउंट ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, 2% कर दो इसको, 2% तो 2,000। और आपका कितना हो जाएगा ये, 10%, 17, 340 रुपए, 2,340 रुपए। तो हम ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा हमारा, ये हमारा क्या होंगे, फाइनल डेटर्स होंगे, ठीक है। और ये डिस्काउंट भी कहाँ पे आता है हमारा, डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, एक तरह का लॉस है। और लॉस है तो कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में जाएगा, डिस्काउंट ऑन डेटर। इसकी वर्किंग यहाँ पे मत कर देना, इसी के साथ ये अलग से लिखा जाता है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जो भी 2% आया हमारा 2,340, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, डेटर्स में से पहले न्यू बैड डेट्स माइनस करेंगे, जो बचे उन पे डाउट है तो उनमें से डाउट खत्म करिए। पहले 13,000 डाउटफुल है, वो भी हटा दीजिए। अब बचे आपके प्योर डेटर, इनको क्या दे दीजिए, डिस्काउंट दे दिए। अब जो बचे आपके वो पैसा है जो आपको डेटर्स में 110% मिलेगा आपको।
ठीक है जी। तो ये हमारी वर्किंग किसकी थी? ये हमारी वर्किंग थी फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। और ये क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? आपके पुराने बैड डेट, आपके बुक्स में डेटर्स कितने के हैं? 26 था, 24,600 के हैं। और पुराने बैड डेट्स कितने के हैं? 700। ये 700 इसमें से माइनस हो रखे हैं। ये मत सोचना कि सर 24,600 के हैं, 700 और बैड हो गए तो इसमें से माइनस, नहीं नहीं, वो 700 माइनस करके ही ऊपर वो लिखा गया है। ठीक है। और पहले से आपने प्रोविजन कितना बना रखा है? 1,000 रुपए का, कि उसको ये उम्मीद है कि 1,000 रुपए तक का मेरा नुकसान होगा। लेकिन जब हमने क्वेश्चन को और आगे देखा तो पता चला आपके भाई 600 रुपए के और बैड डेट्स हो गए। ठीक है। और 5% आपको क्या करना है? प्रोविजन भी बनाना है। ठीक है जी। तो भाई हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया था ना, हम क्या करेंगे? P&L अकाउंट में डेबिट साइड में पहले एक काम करो, वर्किंग कर लो। पहले क्या करोगे? वर्किंग कर लो। कैसे बताया था मैंने? लिखोगे टू बैड डेट्स। कैसे लिखोगे? टू बैड डेट्स। कौन से वाले? ओल्ड वाले, है ना? कितने के हैं? अंदर ही लिखना है वर्किंग सारी अभी। अरे भाई ये अंदर ही करनी है आपको वर्किंग। ठीक है। कितने हैं ओल्ड बैड डेट्स बताओ? 700 रुपए के हैं। कितने के हैं? 700 रुपए के। तो मैंने लिख दिया 700। फिर नए बैड डेट्स कितने हैं? 600 प्लस कर दोगे न्यू बैड डेट्स। वही सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। कितना हो गया? 600। फिर मैंने क्या बताया था? न्यू प्रोविजन। अब एक बात बताओ, न्यू प्रोविजन किस पे बनेगा? आपके 24,600 डेटर्स थे, आपके न्यू बैड डेट्स कितने हो गए? 600 रुपए के। आपके डेटर कितने के बचे? 2,400 रुपए के, 24,000 रुपए के बचे। अब 24,000 पे क्या बनाना पड़ेगा आपको? 5% का डाउटफुल डेट बनाना पड़ेगा। तो 24,000 का प्लस करना है आपको न्यू प्रोविजन। कितना? 24,000 का 5% कितना होता है? 5% ऑफ 24, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, 1,200 रुपए होगा। कितना होगा? 1,200 रुपए होगा। ठीक है जी, ये हो गया। फिर मैंने क्या बताया था आपको? तो हमने वही कर लिया। देखिए ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन, यही तो बताया था। ओल्ड बैड डेट्स कितना है? 700। कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। न्यू बैड डेट्स कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट में मिलेगा। न्यू प्रोविजन कहाँ मिलेगा? न्यू बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पर न्यू प्रोविजन। कितना हो गया जी? 1,200। टोटल बता दो कितना हो गया आपका ये? 6 और 2 8 और 15, 2,500 हो गया। कितना हो गया ये? 2,500 हो गया। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आपके पास पुराना प्रोविजन कितना है? 1,000 रुपए। आपने सोचा था नुकसान होगा 1,000 रुपए, लेकिन हो कितना गया? 2,500 रुपए। तो एक काम करो भाई, इसमें से पहले ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दो। यही तो बताया था मैंने। तो पता चल जाएगा आपको। पर नुकसान हुआ 2,500 का, आपने बना कितना रखा था? सिर्फ 1,000 का। तो इसका मतलब 1,500 रुपए का प्रोविजन आपको और बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको कितना और बनाना पड़ेगा? 1,500। तो आंसर पॉजिटिव है। अगर आंसर पॉजिटिव है तो इसको कहाँ पे लिखोगे आप? इसको ये डेबिट साइड मान लो किसकी? P&L अकाउंट की। और अगर आंसर माइनस में होता तो ये कहाँ जाता? P&L के क्रेडिट साइड में चला जाता। ठीक है जी। अब देखिए, अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो बैलेंस शीट में किधर जाएगा ये? हमारा एसेट साइड में। तो ये मेरी लाइबिलिटी साइड है मान लीजिए। ये मेरी कौन सी लाइबिलिटी साइड है? ये मेरी एसेट साइड है। ठीक है। एसेट साइड में किधर जाएगा? इधर जाएगा। कैसे लिखेंगे? डेटर्स। कैसे लिखेंगे? डेटर्स। यही तो बताया था कितने रुपए के हैं? 24,600 के हैं। तो पहले ये लिख दिए माइनस न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स कितने के हैं? न्यू बैड डेट 600 के हैं। तो माइनस कर दिया तो कितना बचा? 24,000। फिर उसमें से क्या माइनस करेंगे? फिर न्यू प्रोविजन माइनस करने, न्यू बैड डेट्स माइनस कर दिया, अब माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना बनाया? 1,200 रुपए। तो माइनस न्यू प्रोविजन कितना है? 1,200 रुपए। ठीक है। तो कितना बचा आपका ये? आपका बचा यहाँ पे 1,800, यानी 121,800। ये आपका फाइनल डेटर्स बचे आपके। ठीक है। सेम यही वर्किंग की है हमने पीछे, देखो सेम यही किया है हमने वर्किंग पीछे। देखिए देखिए, डेटर्स उसमें से न्यू बैड डेट्स माइनस किया, फिर न्यू प्रोविजन माइनस किया, जो बचा वो बाहर लिख दिया। अगर डिस्काउंट होता तो वो भी माइनस करके बाहर लिख देते। इधर देखिए ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन माइनस कर दिया ओल्ड प्रोविजन। आंसर प्लस में आया तो डेबिट में, अदरवाइज क्रेडिट में। सेम वर्किंग है जी। क्लियर है? समझ में आया? इसी सीक्वेंस में करोगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर यहीं पे डिस्काउंट भी होता तो 21,800 में से क्या माइनस कर देता मैं? डिस्काउंट भी माइनस कर देता, और उस डिस्काउंट को यहाँ पे भी लिख देता टू डिस्काउंट, यहां भी लिख देता ऑन डेटर, और यहाँ पे भी क्या कर देता? उसको माइनस करके फिर वैल्यू को बाहर लिखता, जैसे मैंने पीछे लिखा है। ठीक है। जैसे मैंने कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है, देखिए ये रहा।
ये देखिए डिस्काउंट माइनस करके यहाँ पे लिख देता मैं, ठीक है। क्लियर है जी। तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स क्या हो गए हैं जी, क्लियर हो गए हैं। एक न्यूमेरिकल भी हमने इसका देख लिया, हालांकि एक नहीं दो देख लिया हमने। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी मैं आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। चले आगे, देखिए अब बचा हमारा क्या, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। क्या है, मैनेजर कमीशन है, ठीक है। और क्या बचा है हमारा, मैनेजर कमीशन के बाद क्या है हमारा, एबनॉर्मल लॉसेस है, ठीक है। और क्या है हमारा, ड्राइंग्स है बाय द प्रोपराइटर। अभी ड्राइंग डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ठीक है। और उसके बाद ये फुल फ्लेज हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हमें एक क्लास और लगेगी इसको करने के लिए, क्योंकि आपका अभी लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट है ना, ये सारे लॉसेस अभी हम एबनॉर्मल लॉस में कवर करेंगे। ड्राइंग्स में भी हम बहुत सारी ड्राइंग्स करेंगे, है ना, गिवन अवे एज चैरिटी, गिवन अवे एज डोनेशन, गिवन अवे एज अ फ्री सैंपल, गिवन अवे एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सब भी करना है, इंश्योरेंस क्लेम वाला करना है, आग लग गई है तो कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया है, वो सारा वर्किंग अभी हमें करना है। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, मैनेजर का कमीशन आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग वाला भी हमें अभी करना है। तो इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर, मोर अराउंड 1.5 आवर ये लेगा अभी हमारा। और प्लस एक न्यूमेरिकल है जो फुल फ्लेज है, उसमें भी हमारा आधा घंटा जाएगा। तो अराउंड अभी हमारी 1 से 1.5 2 घंटे की क्लास अभी भी इस चैप्टर के ऊपर जाएगी, ठीक है जी। तो उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे आई होप, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। ये सब करने के बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। फुल फ्लेज क्वेश्चन करने बैठिए, एक एक एडजस्टमेंट मैंने आपको जैसे कराई है वैसे उसको क्या करते रहिए, पोस्ट करते रहिए। आपका 110% आंसर एकदम क्या आएगा, सही आएगा और मैच करेगा, ठीक है। कुछ भी रटा नहीं है, हर एक चीज को अच्छे से हमने क्या किया है, समझा है, विद रूल्स, विद द एंट्रीज एंड विद द लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस, सब कुछ मैंने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और इस चैप्टर को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और बहुत अच्छी वेटेज भी है इसकी, ठीक है। और ये क्या है, सभी चैप्टर्स का फाउंडेशन है आगे आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है जी। चलिए ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।